क्या आप अपनी खुद की आर्मी को मैनेज है वो करना चाहते हैं और एक्साइटिंग जो वॉर है उनके अंदर शामिल होना चाहते हैं और अदर रेसेस के जो एनिमी है उन्हें मारना चाहते हैं और अपनी खुद की टेरिटरी या अपना खुद का कैस्टल डेवलप है वो करना चाहते हैं क्योंकि हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उसके पास इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है वो होने वाली है क्योंकि उसके पास ऑल माइटी लॉर्ड नाम का सिस्टम है वो होने वाला है जिसकी हेल्प से वो इस प्रकार की चीजों को प्राप्त है वो कर सकता है सिस्टम की हेल्प से वो अपने वॉरियर का डेवलप कर सकता है साथ साथ में जो जो नई टेक्नोलॉजी है उनको भी डिस्कवर है वो कर सकता है तो इस स्टोरी के अंदर वो काफी फास्ट रफ्तार से अपना डेवलपमेंट करेगा आसपास की टेरिटरी जो कैस्टल होगा उन्हें कैप्चर करेगा और जो दूसरी रेस के एनिमी होंगे उन्हें एलिमिनेट है वो करेगा। इस सीरीज के अंदर बहुत ही यूनिक जो रेसेस होंगी वो भी हमें दिखाई जाएंगी और इपिक लेवल की जो बैटल है वो भी हमारे सामने आएगी। ये सीरीज इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि अपना जो दिल थाम के वो बैठी है। इसी प्रकार की बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें इस सीरीज के अंदर आने वाली है। एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर रिचर्ड होता है वो सोलन नामक जो सिटी है उसके अंदर आता है और आगे रिचर्ड हमें बताता है कि जब इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसे चोरों द्वारा मार दिया गया तो वो इमीडिएटली इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर हो गया और इस बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया। और रिचर्ड ने कभी नहीं सोचा था कि जो ओरिजिनल ओनर होगा इस बॉडी का वो ओरलैंड फैमिली का एक इलिजिबल चाइल्ड है वो होगा। और मैं फाइनली जो सोलोन सिटी है उसके अंदर आ गया हूँ और इस बार मेरे आने के बहुत सारे जो रीजन है अब मैं यहाँ से मेरी एक नई लाइफ की शुरुआत है वो करूंगा क्योंकि मेरे पास और पावर लो सिस्टम है जिसकी हेल्प से मेरी एक लाइफ की नई शुरुआत है वो होगी। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो सिटी लॉर्ड का ऑफिस होता है उसकी ओर जहाँ पे जो सिटी लॉर्ड है वो एक बैड न्यूज सुनाते हुए बोलता है कि जो तुम्हारे फादर है वो मार जा चुके हैं लास्ट वीक को। और हमें पता चलता है ये सिटी लॉर्ड होता है सोलोन सिटी का और इस सिटी लॉर्ड का नाम होता है अगस्टस। तो अगस्टस है वो बोलता है कि जो ओरलैंड फैमिली है उसका नया जो सक्सेसर है वो तुम्हारा हाफ ब्रदर वेंगर होने वाला है लेकिन उसकी नज़रों के अंदर तुम एक बहुत ही बड़े कांटा हो। ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड है वो बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपका कहने का क्या मतलब। और हमें पता जाता है कि इस बंदे का नाम रिचर्ड होता है और ये जो ओरलैंड फैमिली होता है उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड यानी नाजायज संतान है वो होती है। तो जो सिटी लॉर्ड है वो घूरते हुए बोलता है कि तुम अपने फैमिली नेम जो ओरलैंड है उसे छोड़ दो और इसके बदले में जो तुम्हारा ब्रदर है वेंगर वो तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देगा ताकि तुम अपनी खुद की नई टेरिटरी है उसे शुरू कर सको। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है एक बॉक्स लेकर के और उसे ओपन किया जाता है तो उसके अंदर 500 गोल्ड कॉइन होते हैं। और इन्हें देख करके हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी जो नई लाइफ की शुरुआत है उसके लिए इतने मनी काफ़ी होंगे। और इस प्रकार रिचर्ड को खुश होता देख करके सिटी लॉर्ड है वो बोलते हैं कि चलो फाइनली ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पे सेटल हो गया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे खुराफाती आइडिया आता है रिचर्ड के दिमाग में और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने जो फैमिली नेम है ओरलैंड उसे छोड़ दूँ क्योंकि उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी छिपी हुई है जो कि मेरे फादर ने मेरे लिए लास्ट में छोड़ा है। तो मैं ऐसे इसके ऊपर गिव अप है वो नहीं कर सकता। तो जो सिटी लॉर्ड है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम इस ऑफर को रिफ्यूज़ है वो कर रहे हो? तो जो रिचर्ड है वो बोलता है कि नहीं, क्या मुझे इसके बदले में और ज़्यादा मनी है वो मिल सकती है? तो ये सुनकर के यहाँ पे सिटी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है क्योंकि उसे रिचर्ड से इस प्रकार के जवाब की उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो सिटी लॉर्ड है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ना 1000 गोल्ड कॉइन है वो दे दूँगा और साथ में तुम जितना चाहे उतना लोन ले सकते हो वो भी इंटरेस्ट फ्री। लेकिन तुम्हें जो भी सामान खरीदना होगा वो हमारी सिटी के अंदर से खरीदना होगा, जो भी तुम गोल्ड लोन ले रहे हो उससे। तो ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड होता है वो तुरंत तैयार हो जाता है और बोलता है कि डील। तभी जो रिचर्ड है वो सिटी लॉर्ड को बोलता है कि आपकी जेल के अंदर एक ग्रुप बारबेरियन का है स्लेव के रूप में, जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं उन्हें रिक्रूट है वो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड है रिचर्ड के प्लान को समझ जाता है और वो बोलता है इसका मतलब तुम उन स्लेव को रिक्रूट करना चाहते हो अपनी आर्मी के रूप में, अपने सोल्जर है वो बनाना चाहते हो। वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। लेकिन तो बारबेरियन है बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं लेकिन वो इस प्रकार के ओनर के नीचे रहना पसंद नहीं करते जो कमज़ोर होते हैं। तो वो कभी भी धोखा दे सकते हैं और अपने ही ओनर को मान सकते हैं। वो किसी प्रकार से ओबीडिएंट है वो नहीं है। तो ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि ये चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं उन्हें टैकल कर पाता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी अपने सबॉर्डिनेट को बोल देता है कि उसे उस जेल के अंदर ले जाओ और इसके जो भी बंदे हैं उन्हें दे दो। और ये बात सुनने के बाद जो रिचर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मन में सोचता है चलो मेरी जो है ना प्लान का पहला स्टेप है वो पूरा हो चुका है। और वो लोग उस जेल की ओर निकल जाते हैं और इधर हम देखते हैं जो सिटी लॉर्ड होता है वो मन में सोचता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन है वो नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वो जैसे उस जेल की ओर या एरेना की ओर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे जो रिचर्ड है वो मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल वो सोच रहा होता है और वो सोचता है कि वो किस प्रकार से इस वर्ल्ड के अंदर आया और किस प्रकार से उसकी हालत थी। जब वो इस वर्ल्ड के अंदर आया था उसकी हालत ना एक अनाज से भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, बदतर थी और कुछ चोरों ने मिलकर के उसे जान से मार दिया। और जब इसने उसकी बॉडी को टेक ओवर किया तो इसे वाकई में जो लॉर्ड सिस्टम है वो मिला जो कि उसे डे बाय डे है ना बहुत सारी जो स्किल और मार्शल आर्ट है वो सिखाता था, जो कि कंटिन्यूअसली इसने सीख करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बना लिया। ओरिजिनली मैं चाहता था कि मैं एक नाइट है वो बनूँ, लेकिन अचानक से जो मेरे फादर थे उन्होंने अपना जो फैमिली नेम है वो मेरे नाम कर दिया और अगला जो सक्सेसर है वो मुझे चुन लिया। और उसमें मैं एक ऐसा पर्सन था जिसके पास कोई भी ताकत या पावर है वो नहीं थी, ना ग्लोरी के नाम पे कुछ था और ना ही स्किल के नाम पे कुछ था। तो मुझ जैसे जो बादशाह जो कि स्ट्रीट के ऊपर गलियों के ऊपर रहता था उसको अचानक से एक सक्सेसर बनाया जाना ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो मुझे इस चीज़ से बचना था क्योंकि मुझे अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना था। तो मैंने है ना अपने फादर को बोला कि मैं जो टेरिटरी है उसको घूम कर कहता हूँ कि हमारा जो राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। तो मैं बहाना लेकर के है ना उस टेरिटरी से निकल गया, लेकिन मैं एक्चुअली इसलिए वहाँ
वहाँ से निकला था ताकि है ना मैं अपनी जो फैमिली है ओल्ड उससे बच सकूँ, क्योंकि वहाँ के अंदर बहुत ही घिनौनी साजिशें वो चलती थी और हो सकता है वो लोग मुझे मारने की कोशिश भी है वो करते। और हम देखते हैं फाइनली कुछ समय के बाद में वो सभी लोग उस लोकेशन के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो एरिना होता है या फिर जो जेल होती है। और जो रिचर्ड होता है इस एरिना या फिर इस जेल के जो मैनेजर होता है उससे आकर मिलता है और वो बोलता है कि मैंने सुना तुमने हाल ही फिलहाल में कुछ बारबेरियन के जो ग्रुप है उन्हें पकड़ा है और स्लेव के रूप में बेच रहे हो। तो जो मैनेजर होता है वो बोलता है बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। तो जो रिचर्ड है वो बोलता है कि ऐसी बात है, तो जो काउंट अगस्टस है उन्होंने मुझे ना इस चीज़ को बेचने के लिए बोला है ताकि मैं उनका यूज़ करते हुए अपनी जो आर्मी है वो क्रिएट कर सकूँ और मेरी जो अपनी टेरिटरी है उसे प्रोटेक्ट वो कर सकूँ। तो जो मैनेजर होता है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? मुझे लगा आप यहाँ पे फाइट है वो देखने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं वो मैनेजर उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है कि उन बारबेरियन ने मेरे तो नाक में दम कर रखा है। आए दिन वो फाइट करते रहते हैं और मेरे किसी न किसी बंदे को है ना इंजर्ड करते रहते हैं, जिससे कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जो कमज़ोर दुबले-पतले इंसान होते हैं, उन बारबेरियन को किसी प्रकार से मैनेज वो नहीं कर सकते। या तो वो आपको कमज़ोर देख के आपको मार डालेंगे या कुछ दिनों में मौका पाकर ये वहाँ से भागने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जो रिचर्ड होता है उस जेल के कैदियों को देखकर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और यहाँ पे जो बारबेरियन की बातें सुनकर के वो और भी ज़्यादा क्यूरियस है वो होता जाता है। और हम देखते हैं इस जेल के अंदर अलग-अलग प्रकार के बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो अवेलेबल होते हैं। तभी जो मैनेजर है वो बोलता है कि जो बारबेरियन है वो इतने खतरनाक एलिगेटर को भी मार सकते हैं, उनको भी कच्चा चबा जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी जो रिचर्ड है वो पॉजिटिव वे के अंदर लेता है। वो बोलता है वाक़ई में यार ये लोग कितने अच्छे हैं। ये अपने खुद का जो भोजन है वो ढूँढ पाएँगे। ये चीज़ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। इसका मतलब तो इन लोगों ने मेरी जो क्यूरियोसिटी है और भी ज़्यादा बढ़ा ली है। लेकिन जो मैनेजर है यहाँ पे रिचर्ड को थोड़ा डराना या ये बताना चाहता था कि ये जो बारबेरियन है कितने ज़्यादा खतरनाक है और ये लोग ह्यूमन है, इंसान है वो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो हो सकते हैं। तभी यहाँ पे जो मैनेजर उसे रियलाइज़ होता है कहीं ये जो नोबल बंदा है क्रेज़ी या पागल तो नहीं है जो इस प्रकार की बातें वो कर रहा है। तभी जो रिचर्ड है वो बोलता है कि चाहे वो लोग कितने ही खतरनाक हो, उन्हें किस प्रकार से मैनेज करना है ये मेरी ज़िम्मेदारी है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो रिचर्ड है वो मन के अंदर सोचता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये बारबेरियन होंगे ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने स्ट्रॉन्ग ये बंदे होंगे उतनी ही मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसको ये मैच करेंगे। आखिरकार वैसे भी इनमें से किसी को भी नहीं पता मेरे पास सिस्टम की पावर है जो कि मेरा एक ट्रम्प कार्ड के रूप में काम आता है। जो सिस्टम का यूज़ करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ पिछले 3 सालों के अंदर और आज मैं फाइनली अपनी जो स्किल है सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है उस एरिना के अंदर आ जाता है जहाँ पे सभी बारबेरियन मौजूद होते हैं और सभी बारबेरियन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोलता है कि जो सोलोन सिटी के सिटी लॉर्ड हैं उनसे मैंने तुम सभी को बाय कर लिया है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है तुम लोग मेरा स्लेव वो नहीं बनना चाहते। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? तुम सभी लोग मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम लोग जीत जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम है वो दे दूँगा। लेकिन अगर तुम लोग हार जाते हो तो तुम्हें मेरे लिए फाइट है वो करनी होगी। तभी हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा हट्टा-कट्टा बंदा बाहर निकल के आता है और बोलता है क्या तुम लोग हम बारबेरियन से फाइट अब करोगे? तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत? और हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ है वो हो जाता है और वो बारबेरियन आगे की ओर आते हुए बोलता है कि जब मैं तुम्हारी पिटाई है वो कर दूँ तो तुम बच्चों की तरह यहाँ पे रोना मत। मेरा नाम है रसेल। और हम देखते हैं कि इधर रिचर्ड भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और वो बोलता है मेरा नाम है रिचर्ड। और इधर ऊपर से मैनेजर देख के बोलता है कि अगर ये नोबल यहाँ पे फाइट करेगा इस बारबेरियन से तो ये पक्का यहाँ पे बुरी तरह से चोटिल हो जाएगा या हो सकता है मारा भी जाए, क्योंकि ये जो बारबेरियन है रसेल नाम का ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इजीली है ना मेरे बहुत सारे स्लेवों को मार चुका है या चोटिल कर चुका है गंभीर रूप से। तो यहाँ पे जो रिचर्ड है उसके साथ में जो बंदा आया होता है तो वो बोलता है कि क्या तुम इस फाइट को रोक नहीं सकते वरना है ना उस बंदे को बड़ी चोट है वो लग सकती है। तो जो वो बंदा है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तो जो है सिटी लॉर्ड है उनकी बातों को मानने के लिए आया हूँ। अब ये सुनने के बाद में जो मैनेजर है बड़ा ही नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, नहीं यार, मैंने ना इस पोज़ीशन के पर पहुँचने के लिए दिन-रात मेहनत है वो की है। अगर यहाँ पे एक नोबल बंदा है वो मार जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें वो खत्म हो जाएगी और ये मेरा जो एनीडा है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या बंद हो जाएगा। और इधर हम बारबेरियन को देखते हैं जो कि रिचर्ड का मज़ाक उड़ाते हैं। एक बंदा बोलता है कि अरे यार छोटे बच्चे, तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, इसका नाम रसेल है रसेल। तभी जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि अभी से नहीं पता कि रसेल इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके पास इतनी पावर है कि एक बंदे को एक पंच के अंदर नॉकआउट वो कर सकता है। तभी जो तीसरा बारबेरियन है वो बोलता है मुझे लगता है रसेल इसे अपनी फूँक से ही हरा देगा, क्योंकि ये जो नोबल बंदा है आजकल इसे मरने का शौक होगा तभी ये यहाँ पे फाइट करने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं जो रसेल है उसके सामने की ओर आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया या मर्सी वो नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि हम लोग बैटल ग्राउंड के अंदर खड़े हैं। और हम देखते हैं कि जो रसेल होता है वो पहला चांस लेते हुए आगे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और दोनों हेड टू हेड फाइट वो करने लग जाते हैं। तभी जो रसेल है यहाँ पे जो रिचर्ड है उसकी कॉलर को पकड़ता है और ऊपर की ओर घुमाते हुए खिसका करके जमीन के अंदर पटकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से पटका होता है रिचर्ड को रसेल ने। और जो रसेल होता है अपने हाथ झटकाते हुए बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे। मुझे लगा था तुम कुछ ना कुछ तो अपनी स्किल है वो दिखाओगे, लेकिन तुम एक ही सेकंड के अंदर हार जाओगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद है वो नहीं थी। और हम देखते हैं कि इतने खतरनाक अटैक के कारण यहाँ पे जो ज़मीन होती है उसके अंदर भी खड्डा पड़ जाता है।
तभी जो सभी बारबेरियन मेंबर होते हैं वो तारीफ करने लगते हैं कि यहाँ पे जो रसेल है उसने लाजवाब फाइट है वो लड़ी। इतना ही नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग अटैक किया कि उसने जो ज़मीन है उसके अंदर भी खड्डा है वो कर दिया। और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो पूरी तरह से बोलता है कि नहीं, नहीं यार, कोई तो जाओ उसको मेडिकल टीम को बुलाओ, और उसकी आँखों से आँसू है वो आने लग जाते हैं। और वो सोचता है कि नहीं यार, मेरा जो एरिना है वो खत्म हो गया, क्योंकि एक नोबल के मरने के ऊपर मुझे यहाँ पे हाईली कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा। इसमें तो मेरा पूरा का पूरा एरिना ही बिक जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो रेचल होता है इसका कोई पैर वो पकड़ लेता है। रिचर्ड ही होता है और वो वापस से खड़ा होता है फाइटिंग करने के लिए। और जो रिचर्ड है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले फाइट करने का मौका दिया ताकि तुम बाद में ये ना कह सको कि मैं तुम्हें बुली कर रहा था। और अगले ही पल जो रिचर्ड है वो रसेल के ऊपर एक खतरनाक पंच है वो मारता है, जिससे कि एक ही पंच के अंदर वो नीचे की ओर गिर जाता है। ये देख करके तो रसेल को विश्वास नहीं होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, आखिर अचानक से ये बंदा खड़ा कैसे हो गया। और इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि अपनी जो पावर है उसे इनहेंस कर रहा होता है, क्योंकि उसने कई सालों से सिस्टम की हेल्प से अपनी जो पावर है वो बढ़ाई होती है। तो फिर वो आखिरकार एक ऐसे बारबेरियन से कैसे हार सकता है जिसके पास किसी प्रकार की कोई भी स्किल है वो नहीं है। फिर जो रिचर्ड है वो रसेल को बोलता है कि चलो इसे कंटिन्यू करते हैं और अब मैं तुम्हें एक भी चांस है वो नहीं देने वाला। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रसेल होता है फिर से फाइट करने के लिए आ जाता है, और बड़े गुस्से के साथ। तो हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पे जो रिचेल है उसका हाथ पकड़ता है और घुमा करके नीचे की ओर पटक देता है और बोलता है कि मैं फिर से जीत गया। तो हम देखते हैं जो रसेल होता है यहाँ पे बिल्कुल भी हार है वो नहीं मानता, लेकिन उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर इस बंदे ने उसे इस प्रकार से कैसे हरा दिया, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो रसेल होता है वो फिर से तैयार होते हुए बोलता है कि चलो एक बार और करते हैं, मैं एक बार और लड़ूंगा। तभी जो रिचर्ड होता है इस प्रकार की फाइटिंग स्पीड देख करके बोलता है, लगता है कि तुम इतनी आसानी से गिव अप वो नहीं करने वाले, चलो फिर से ट्राई वो कर लो। और जो दूसरे बारबेरियन होते हैं ये देखकर ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर एक कमजोर बंदा ऊपर से वो भी नोबल, और हमारे जो रसेल है उसको कैसे हरा सकता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है फिर से यहाँ पे जो रसेल है उसका हाथ पकड़ता है और घुमाकर ये सामने की ओर पटक देता है, और फिर से एक बार और पटक देता है, और फिर से एक बार और पटक देता है। मतलब इसी प्रकार से उसे कंटिन्यू कई बार हरा देता है। और फिर जो रिचर्ड है वो पूछता है कि आखिर अब भी तुम गिव अप वो नहीं करने वाले क्या। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रसेल है वापस से खड़ा होते हुए बोलता है कि चलो एक बार और फाइट करते हैं, मैं अभी भी फाइट है वो कर सकता हूँ। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रसेल है उसकी बहुत ही गंदी धुलाई हुई होती है। और जो साथी बारबेरियन होते हैं वो बोलते हैं कि रसेल तुम गिव अप है वो क्यों नहीं कर देते, तुम कंटिन्यूअसली 10 बार हार चुके हो। अब यहाँ पे है ना खुद रसेल को ये बात रियलाइज नहीं होती कि वो 10 बार हार चुका है, और वो बोलता है क्या, मैं इतनी जल्दी 10 बार कब हार गया। तभी हम देखते हैं उन बारबेरियन के अंदर से एक फीमेल बारबेरियन आती है जो कि उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो दिख रही होती है, और वो बोलती है कि ठीक है यहीं पे रुक जाओ तुम। और हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली इन सभी बारबेरियन की चीफ होती है, और वो बोलती है कि ठीक है अब मैं तुमसे फाइट है वो करूंगी। तभी जो बारबेरियन ट्राइब की चीफ होती है वो बोलती है कि मैं फाइट करने से पहले तुमसे एक बात क्लियरली पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं तुम्हें नॉकआउट है वो कर देती हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो ये स्लेवरी है उससे फ्री हो जाएंगे, क्या पक्का तुम इस प्रॉमिस को निभाओगे। तो जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ और ये पक्का होकर के रहेगा अगर तुम मुझे हरा देती हो तो। ये सुनने के बाद में तुरंत ही जो गंतर होती है बारबेरियन ट्राइब की चीफ, वो सीधा अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है। और गंतर की इतनी फास्ट स्पीड देख करके यहाँ पे एक पल के लिए जो रिचर्ड है वो भी सरप्राइज हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसके साइड के अंदर जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है जो गंतर है बारबेरियन टाइप की एक हीरो कैरेक्टर रूप में। तभी हम देखते हैं कि ध्यान डाइवर्ट होने के कारण जो गंतर है यहाँ पे जो रिचर्ड है उसे एक खतरनाक ब्लो है वो दे देती है, जिससे कि वो उस फोर्स से पीछे की ओर सरकने लगता है। और जो रिचर्ड है वो सोचता है कि एक पल के लिए मेरा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो गया था अचानक से सिस्टम की स्क्रीन आने के कारण, लेकिन ये मेरा पहली बार है जब मैं हीरोइक लेवल के कैरेक्टर को है वो देख रहा हूँ। मुझे तो बस अब ये देखना होगा कि आखिर ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है वो होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गंतर बिल्कुल भी टाइम वो नहीं देना चाहती और अगले ही पल फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन इस समय रहते जो रिचर्ड होता है उस अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन इससे पूरा का पूरा जो एरिना होता है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। और अपने चीफ की इतनी ताकत देख करके सभी जो बारबेरियन होते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं और चीयर अप वो करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो मैनेजर अभी बहुत ज्यादा चिंतित है वो होता है। और इधर हम गंतर को देखते हैं वो यहाँ पे एरिना को तोड़ करके वहां से एक बहुत ही जो बड़ा पत्थर है वो निकालने लगता है। और जो बारबेरियन ट्राइब के लोग होते हैं अपने जो चीफ को इस प्रकार के एक्शन में आकर के और भी ज्यादा मोटिवेट करने लगते हैं। तो हम देखते हैं पूरा फोर्स लगा करके जो गंतर होती है वो रिचर्ड की ओर फेंक देती है, और रिचर्ड को टाइम भी नहीं मिलता कि वो उसे डोज कर पाए, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा समस्या होता है। ये देख करके जो मैनेजर है वहाँ पे डरता हुआ आ जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वो बुरी तरह से रोने लगता है कि एक जो नोबल है यहाँ पे मारा गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा जो एरिना ही है वो खत्म समझो। और वो बुरी तरह से रोने लगता है। लेकिन इधर जो बारबेरियन ट्राइब होती है उनके अंदर एक खुशी की लहर होती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अब यहाँ पे जो रिचर्ड है वो हारा गया है तो वो अब फ्री हो जाएंगे, अब उन्हें स्लेवरी के अंदर है वो नहीं रहना पड़ेगा। तभी इधर हम रसेल को देखते हैं वो बोलता है कि अरे यार इस बंदे के अंदर तो कोई भी एबिलिटी नहीं थी, मैं भी इसे बड़ी आराम से हरा सकता था अगर मुझे एक दो मौके और मिलते तो।
लेकिन तभी हम देखते हैं जिस पत्थर के ऊपर यहाँ पे वो नीचे से ना हिलने लगता है, जिसे कि यहाँ पे गंतरी भी महसूस कर लेती है और नीचे की ओर हम देखते हैं कि जो रिचर्ड है वो बाहर क्यों निकलता है और बोलता है कि वाक़ई में तुम्हारी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जब बारबेरियन देखते हैं कि अभी भी रिचर्ड ज़िंदा है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है वो होते हैं। जो गंथर है वो भी बड़ी हैरान होती है कि इतने खतरनाक अटैक के बाद में भी जो रिचर्ड है वो ज़िंदा कैसे है। तो वो ये देखकर बोलती है, चलो अब तुम ज़िंदा हो तो हम इसे फाइट को फिर से शुरू है वो करते हैं। और अगले ही पल जो गंथर है अपने ना चेन का यूज़ करते हुए खतरनाक अटैक है उसकी गर्दन पे कर देती है और उसकी गर्दन को चेन से लपेट लेती है और खतरनाक फ़ोर्स का यूज़ करते हुए नीचे की ओर गिरा देती है। और इस बार का इम्पैक्ट भी बड़ा ही खतरनाक होता है और उसे नीचे चेन में जकड़ते हुए बोलती है, क्या तुम अब हार मानते हो क्या? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड होता है बड़ी ही आसानी से उस चेन को तोड़ देता है और वो बोलता है कि वाक़ई में इम्प्रेसिव, मैं तुम्हारी जो ताकत है उससे खुश हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारबेरियन ये देखते हैं कि रिचर्ड ने वो जो चेन है बड़ी आसानी से तोड़ दी, तो वो बड़े ही हैरान होते हैं। वही लोग नहीं, साथ-साथ में यहाँ पे जो गंतर होती है, वो भी बड़ी हैरान होती है और बोलती है कि मैं काफ़ी सालों से इन चेन के द्वारा बंधी गई थी और इन्हें बहुत ही खतरनाक बंदे ने रिफ़ाइन वो किया था और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जो मटेरियल है उनके द्वारा इन्हें बनाया गया है, जिन्हें मैं भी है वो नहीं तोड़ पाई। आखिर इस बंदे ने अपने खाली हाथों से इस चेन को कैसे तोड़ा? तभी जो रिचर्ड है वो गंथर की तारीफ़ करते हुए बोलता है, तुम वाक़ई काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट, पावरफुल और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करती हो। तुम वाक़ई में सूटेबल हो मेरी सबॉर्डिनेट कहलाने के। अब ये बात सुनने के बाद में जो गंथर है वो मन ही मन गुस्सा करती है कि आखिर ये जो बंदा था इतने लंबे से मेरे साथ लड़ रहा था, तब इसने अपनी जो रियल पावर है वो शो ही नहीं की। वाक़ई में आखिर इस बंदे की फुल पावर क्या होगी? ये तो पक्का एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तभी जो गंथर है वो रिचर्ड को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ बैटलफ़ील्ड के अंदर फाइट करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी भी रिस्पेक्ट है वो करनी होगी और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करनी होगी, वरना मैं कभी भी तुम्हारे सामने सबमिट है वो नहीं करूँगी। तो ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि तुम इतनी देर से चेन से बंधी हुई थी, इसलिए तुम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट है वो नहीं कर पा रही थी, तो अब तुम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट है वो करना। और रिचर्ड अपना जो एक फाइटिंग पोज़ है वो लेते हुए बोलता है कि चलो फाइट को दोबारा से शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि उसके हाथ के अंदर बहुत सारी एनर्जी गैदर हो रही होती है, उसका यूज़ करते हुए हवा को चीरते हुए एक खतरनाक पंच यहाँ पे जो रिचर्ड है वो गंतरी की मारता है, जिससे कि वो पीछे की ओर जाने लगती है। और यहाँ पे रिचर्ड बिल्कुल भी मौका वो नहीं देना चाहता, तो वो फिर से हवा के अंदर जंप मारते हुए एक और फिश टाइम मारने की कोशिश करता है। वो स्ट्रगल करने लगती है और वो सोचती है, लगता है मैं अब मूव है वो नहीं कर सकती। तो वो रिचर्ड को बोलती है कि मैं हार मानती हूँ, अब तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो और मुझे मार सकते हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड होता है बदले गुस्से में होता है और अपना जो अटैक है वो करने के लिए जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो गंतर होती है वो भी अपनी आँख बंद कर लेती है, लगता है कि मेरा समय आ चुका है मरने का। लेकिन अगले पल वो जब देखती है तो उसके हाथों की जो बेड़ियाँ होती है वो टूट चुकी होती है और साथ-साथ में जो उसके गले की लोहे की बेड़ियाँ होती है वो भी टूट चुकी होती है। और जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें 2 चॉइस है वो देता हूँ। पहली कि कंटिन्यू सभी लोग आ जाओ और मेरे साथ फाइट है वो करो जब तक कि हर एक बंदा तुम्हारे ट्राइब का हार नहीं जानता। और दूसरी ये कि तुम सभी लोग मेरे को फॉलो करो और मेरे साथ मिलकर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे वो बनो। और अपना जो हाथ है वो आगे की ओर गंतर की तरफ बढ़ाता है और गंतर भी समझ जाती है कि ये पार्टनरशिप का हाथ है और वो भी इसे एक्सेप्ट है वो कर लेती है। और वो खड़े होते हुए अपने ट्राइब के लोगों को बोलती है कि सभी बारबेरियन ध्यान सुनो। और वो यहाँ पे रिचर्ड के सामने घुटनों पे आते हुए बोलती है कि आज से जो रिचर्ड है यही बंदा हमारा जो नया ट्राइब का लीडर है वो होगा। तभी जो रिचर्ड है सभी बारबेरियन को बोलता है कि मेरा नाम रिचर्ड ओरलैंड है और मैं पक्का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉर्ड है वो बनूंगा, तो मेरे को फॉलो करो और मेरे साथ सभी लोग भी है ना स्ट्रॉन्गर है वो होंगे। तो हम देखते हैं कि जो सभी बारबेरियन होते हैं फॉलो करने के लिए रिचर्ड को तैयार है वो होने लग जाते हैं और अपने नए लॉर्ड के नारे वो लगाने लग जाते हैं। और इधर हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने इस प्रकार के रिजल्ट की कभी भी कल्पना है वो नहीं की थी। और हम देखते हैं इधर जो सिटी लॉर्ड के द्वारा भेजा गया आदमी होता है वो मन के अंदर सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, ओल्ड लॉर्ड थे ओल्डलैंड फैमिली के, उन्होंने इस बंदे को अपना सक्सेसर है वो क्यों बनाया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है उसके पास सिस्टम का नोटिफिकेशन है वो आने लगता है और उस सिस्टम के नोटिफिकेशन के अंदर उन सभी बारबेरियन बंदों के नाम होते हैं जो उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सिस्टम उससे यही पूछता है कि क्या आप उन्हें सबॉर्डिनेट के रूप में एक्सेप्ट है वो करना चाहते हैं या फिर इसे डिक्लाइन है वो कर देना चाहते हैं। अब ये नोटिफिकेशन देख कर के यहाँ पे जो रिचर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फाइनली उन सभी को एक्सेप्ट है वो कर लेता है। फिर है जो रिचर्ड हमें बताता है कि ये जो वर्ल्ड है ये चारों ओर खून से रंगा हुआ है। यहाँ पे जिधर भी देखो उधर तबाही मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काउंटलेस पर्सन ऐसे हैं जिनका एम्बिशन ये है कि वो यहाँ के लॉर्ड है वो बन जाए और पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर है वो कर लें। लेकिन पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने की रेस में होता ये है कि वो खुद की जो लाइफ होती है वो भी गवा बैठते हैं और हमेशा के लिए इस वर्ल्ड से डिसअपियर है वो हो जाते हैं। अब रिचर्ड है वो सोचता है कि अब मैं अपनी जो नई लाइफ है उसके पहला कदम वो ले चुका हूँ, तो मुझे इन बारबेरियन के लिए कुछ है ना इक्विपमेंट है वो ले लेने चाहिए। फिर हम देखते हैं वो सिटी के अंदर एक जो शॉप है उसके ऊपर आता है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा फेमस कपड़ों की दुकान लग रही होती है और वो सोचता है यहाँ पे जो हाई लेवल के जो ड्रेस है वो पक्का मिलेगी। और जैसे जो बारबेरियन है वो देखते हैं कि यहाँ पे कितने बढ़िया-बढ़िया कपड़े हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और अपने जो ओल्ड चीफ है उसे बोलते हैं, देखो बॉस ने हमारे लिए नए कपड़े वो लेने के बारे में सोचा है, क्या मुझे ये जो सेट है वो पहने लेना चाहिए? और यहाँ पे हम देखते हैं जो गंथर होती है इन कपड़ों को देखकर इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती है और वो सोचती है कि अगर बारबेरियन इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे तो वो कितने ज़्यादा अजीब लगेंगे,
जैसे कि किसी जोकर ने इस प्रकार के कपड़े वो पहन रखे हो। तभी हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि बड़ा ही कैलकुलेटिव लगता है और एक ड्राफ्ट होता है जिसका नाम नेगन होता है। वो बोलता है वेलकम कस्टमर, आखिर मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प है वो कर सकता हूँ। तो जो रिचर्ड है वो आकर ही बोलता है कि मैंने सुना है कि इस सिटी के सबसे बढ़िया जो वेपन है, आर्मरी है, इक्विपमेंट है आपकी शॉप के ऊपर मिलते हैं। तो मैं आपके उन कलेक्शन को देख सकता हूँ जिनकी जो तारीफ है पूरी सिटी के अंदर हो रही है। तो हम देखते हैं कि सुनने के बाद में वो जो शॉप ओनर होता है वो बोलता है कि तुम एकदम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और फिर वो दीवार के एक बटन को प्रेस करता है जिससे कि जो दुकान का नाम होता है वो चेंज होकर के बन जाता है नेगल वेपन शॉप। पहले होता है नेगल क्लो शॉप, तो वो चेंज होकर के नेगल वेपन शॉप बन जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ नाम प्लेट ही नहीं चेंज होता, जो दीवार होती है वो पलटने लगती है और जो भी कपड़े होते हैं वहाँ से डिसअपीयर है वो होने लगते हैं। और अगली पल वहाँ पे खतरनाक खतरनाक अलग-अलग जो इक्विपमेंट है वो आ जाते हैं, जिन्हें देख कर के जो बार्बेरियन है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं। उन्हें ये जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आने लगते हैं। तभी जो रिचर्ड है वो बोलता है कि सभी के लिए 1 तलवार और 3 जो भाले हैं वो प्रिपेयर कर दो। तो हम देखते हैं कि जो कलेक्टिव पर्सन होता है शॉपनर, वो बोलता है कि आपके 50 मेंबर है तो टोटल 750 गोल्ड कॉइन हुए। तभी जो रिचर्ड है वो थोड़ा-सा पुअर चेहरा बनाते हुए बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ इतने ही गोल्ड कॉइन है, क्या इतने में काम चल जाएगा? बाकी जो इसे 1000 गोल्ड कॉइन मिले थे, वो इसने है ना इन बारबेरियन को सिटी लॉर्ड से खरीदने के अंदर दे दिए। इसलिए रिचर्ड के पास वर्तमान में गोल्ड कॉइन की बहुत ज़्यादा कमी है। और यहाँ पे जब शॉप ओनर देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कम गोल्ड कॉइन है, तो अपनी शॉप के उस बटन को वापस से क्लिक करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, हम लोग यहाँ पे गरीब लोगों के साथ है ना इस प्रकार का बिज़नेस है वो नहीं करते और ना ही उधारी के अंदर काम चलाते हैं। अब अपने बॉस की इस प्रकार से अपमान होता देख करके गंतर है ना कुछ करने की कोशिश वो करती है, लेकिन उससे पहले ही जो रिचर्ड होता है वो उसे वहीं पे रोक देता है और बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो। और जो रिचर्ड होता है यहाँ पे अपनी जो ड्रैगन स्लेयर सूट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि मैं अपने गोल्ड कॉइन के साथ इसे भी ऐड कर दूँ। अब जैसे ये जो चीज़ वो ओनर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और वो यहाँ पे स्वॉर्ड का मुआयना है वो करने लगता है। और वो देखता है कि ये तो वाक़ई में जो ड्रैगन को मारने वाली स्वॉर्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है और बहुत ही लेजेंडरी वेपन है। मैं पर्सनली पहली बार इस प्रकार के वेपन को देख रहा हूँ। और हम देखते हैं कि इसे देख कर के वो थर-थर काँप रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है अगर जिस बंदे के पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड है वो होगी तो ये बंदा पक्का ही कोई बिग शॉट होगा। तो मुझे इसे ना यहाँ पे नाराज़ वो नहीं करना चाहिए। तभी जो शॉप ओनर है वो बोलता है कि मैं ना इस स्वॉर्ड को यहाँ पे रख के क्या करूँगा? ये पड़े-पड़े जंग खा जाएगी तो ये इसका वेस्ट ही होगा। चलो ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोग है ना एक कॉन्टैक्ट है वो लिख लेते हैं और मुझे आप है ना बाद में उधारी वो चुका देना जब तुम्हारे पास पैसे है वो आ जाए तो। तो जो रिचर्ड है वो अपने सभी मेंबरों को बोलता है सभी लोग यहाँ से 1 तलवार ले लो और 3 भाले ले लो और सभी एक-एक जो लेदर आर्मर है वो भी ले लो। ये सुनने के बाद में जो बार्बियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन शॉप ओनर है वो क्या ही कर सकता था, अब उसने एग्रीमेंट है वो कर ही लिया था। तो वो अपने बंदे को बोल देती है इन्हें वो आइटम दे दो जो कि ना अभी इस बंदे ने बोला है। तभी हम देखते हैं जो गंथर है यहाँ पे रिचर्ड के पास आके बोलती है कि आखिर अब हमें क्या करना होगा? आगे हमारा कदम है वो क्या होगा? तो जो रिचर्ड है वो बोलता है कि अब हम ना एक ऐसी जो लैंड है उसके ऊपर जाएँगे जो कि अब हमसे बिलॉन्ग है वो करने वाली है। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी जो सप्लाइज़ होते हैं वो लेकर के अपनी जो नई टेरिटरी की तलाश में निकल जाते हैं। और जो रिचर्ड होता है वो मैप को देखते हुए अपनी जो नई टेरिटरी की तलाश है वो कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं बायनोक्यूलर से कुछ दूरी के ऊपर कुछ बंदे उनके ऊपर नज़र वो रख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो गोब्लिन चीफ होता है वो इन लोगों के ऊपर नज़र वो रख रहा होता है और बोलता है कि चलो नए शिकार है वो आ गए और उनके पास जो मटेरियल है वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जेकाल का चीफ भी होता है, वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो भी लूट होगी उसका आधा-आधा वो कर लेंगे। तो इस बात के ऊपर जो गोब्लिन चीफ होता है वो भी एग्री वो कर जाता है। और हम देखते हैं जो जेकाल चीफ होता है वो बड़ा ही इम्पेशेंट होता है, वो बोलता है कि हमारा अनुपात 1 के मुकाबले 5 है, तो चलो उनके ऊपर अटैक करते हैं और फिनिश है वो कर देते हैं। यहाँ पे जो गोब्लिन चीफ होता है वो सोचता है वाक़ई में यार ये बंदा इसके पास थोड़ा दिमाग की कमी है। फिर वो जेकाल चीफ को बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, उन्हें और अंदर आने दो ताकि ये ना चारों ओर कहीं पर भी उन्हें भागने का रास्ता है वो ना मिल सके और हम आराम से उन्हें सभी बंदों को पूरी तरह से एलिमिनेट है वो कर दें। तो जो जेकाल चीफ होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी लंबा समय हो गया जब हमारे सभी ब्रदर ने एक अच्छी फाइट है वो नहीं की, बस उन्हें और अंदर की ओर आने दो। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद में इसी प्रकार से जो रिचर्ड की टीम है आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे गंथर को कुछ महसूस होता है और वो बोलती है बॉस मुझे लगता है कि हम किसी प्रकार के ट्रैप के अंदर फँस गए हैं और मुझे कुछ दूरी पे कोई बैंडिज की हरकत है वो नज़र आ रही है। तो जो यहाँ पे रिचर्ड है वो बोलता है कि मुझे पहले से पता है और वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को बोल देता है सभी लोग जो भी सप्लाईज है उन्हें सेंटर के अंदर रख लो और राउंड अप है वो बना लो। हम सभी लोगों को एक अम्बुश के लिए तैयार होना होगा क्योंकि जल्द ही हमारे ऊपर अटैक है वो हो सकता है और सभी लोग मेरे पास आओ। और हम देखते हैं कि वो अपने पास एक पोटली वो निकालते हुए बोलता है कि ये एक एलिक्सर है और जो कि तुम्हारी पावर को बहुत ज़्यादा इनहेंस है वो कर देगा। तो सभी बंदों को एक-एक पील है वो दे दी जाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है खुद भी उस पील को खाता है ताकि बाकी लोग भी उसे देख कर के उस पील को खा लें। तो हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं उन्होंने इस पील को खा लिया होता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अभी भी हेजिटेट है वो कर रहे होते हैं। तो जो रिचर्ड है वो बोलता है कि क्या तुम्हें अपने बॉस के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तुम इतना ज़्यादा डाउट है वो क्यों कर रहे हो? वाक़ई में ये पील ऐसी है जो कि तुम्हारी पावर को बढ़ा देगी, तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान है वो नहीं पहुँचाएगी। लेकिन रिचर्ड ने वाक़ई में यहाँ पे झूठ बोला होता है। ये किसी प्रकार का कोई भी एलेक्ज़र वो नहीं होता, ये सिर्फ़ मीठी गोलियाँ होती है और सिस्टम का यूज़ करते हुए यहाँ पे इन सभी का ये लेवल अप वो कराना चाहता है। तो रिचर्ड ये सोचता है कि ये जो सिस्टम है वो बता रहा है जितने भी यहाँ पे बारबेरियन है वो एवरेज रूप के अंदर लेवल 3 पे है, मतलब लमसम सभी जो बारबेरियन है वो लेवल 3 के
ऊपर है। अगर मुझे इनका अपग्रेड करना है तो फाइटिंग के अंदर इन्हें हिस्सा कराना होगा और जब ये बंदों को मारेंगे तो इनका लेवल अप काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ़ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कि हीरोइक रैंक के अंदर आइडेंटिफ़ाई वो किया गया है। और जब बार्बियन ये देखेंगे कि फाइटिंग के कारण इनकी जो पावर है वो बहुत ही रैपिडली स्पीड से बढ़ रही है, तो इन्हें लगेगा उनकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत है। तो मेरी जो सिस्टम है उसको छुपाने के लिए और इन सभी को मेरे ऊपर और ज़्यादा टच करने के लिए मैंने इस पिल का बहाना है वो लिया है कि ये एलिक्सर बड़ी कमाल की है। और जब इनकी पावर बढ़ेगी तो ये पक्का विश्वास करने लग जाएँगे कि ये जो मेडिकल पिल है वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इधर हम देखते हैं जो गॉब्लिन चीफ होता है वो बोलता है कि वो लोग रुक गए। तभी जो जिकाल है वो बोलता है कि आखिर वो इडियट अचानक से बीच रास्ते के अंदर क्यों रुक गए? तो जो गॉब्लिन चीफ है उसे शांत कराते हुए बोलता है कि तुम क्या इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो क्यों हो जाते हो? तो जिकाल चीफ है वो बोलता है कि आखिर तुम यार इतनी ज़्यादा मुझे क्यों टोकते हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो तुम मुझे बार-बार टोकते हो? क्या ऐसा नहीं है क्या वो लोग हमसे डर गए हो, डर करके वहीं पे रुक गए हो? तभी जो गॉब्लिन चीफ है वो बोलता है कि मुझे भी ऐसे कुछ लगता है। उन्हें पता चल चुका है कि हम लोग कितने ताकतवर हैं, तो वो वहाँ पे डर चुके हैं और अब उन्होंने सरेंडर करने का तय वो कर दिया है। लेकिन हम इस चीज़ की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम जाएँगे और उन्हें सभी को पूरी तरह से एलिमिनेट है वो कर देंगे। और हम देखते हैं जो गोब्लिन और यहाँ पे जो कोबाल की आर्मी है वो रेडी होती है अटैक करने के लिए। तो जो रिचर्ड होता है वो भी सभी लोगों बंदों को बोल देता है कि जो सामने की एनिमी वाले बंदे वो आने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ एक बैटल के लिए। तो हम देखते हैं सभी लोग अपने-अपने फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और जैसे जो कोबाल होता है और जो गोब्लिन होता है उनकी आर्मी भी अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है। और जो एक इंटेंस फाइट होती है वो जल्दी शुरू होने वाली होती है, जो कि यहाँ पे अपने जो रिचर्ड की पहली वॉर है वो होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है एक भाला पकड़ता है और वो अपनी जो बहुत सारी जो ताकत है वो लगाकर ये सामने की ओर फेंकता है। अब रिचर्ड ने ये भाला इतनी तेज रफ्तार से फेंका होता है किसी को कुछ भी किसी को इस भाले के बारे में कुछ भी पता है वो नहीं होता और वो हवा को चीरते हुए सामने की ओर जाता है। और इसका एम और कोई नहीं जो गोब्लिन चीफ ही होता है। लेकिन हम देखते हैं जो गोब्लिन चीफ होता है वो अपनी आर्मर की हेल्प से उस भाले को तोड़ देता है और रिफ्लेक्ट कर लेता है। लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर के ये भाला एक गोब्लिन साथी को ही लगता है जिससे कि वो मर जाता है। यानी कि इस बात से हमें पता लग सकता है कि उस भाले के अंदर कितना ज़्यादा फोर्स था। और जो गोब्लिन चीफ है वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ये भाला फेंका गया था, लेकिन इतना ये खतरनाक भाला नहीं था कि मेरे आर्मर को भेद पाए। फिर जो गोब्लिन चीफ है वो गुस्से के साथ बोलता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, हमारा जो नंबर है उनकी फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हम आराम से उन सभी को एलिमिनेट है वो कर देंगे, तो अटैक। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोब्लिन और जो जेकास की टीम होती है एक बहुत ही बड़ी आर्मी को लीड करते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। अब इतनी बड़ी आर्मी को देख करके इतने वॉरियर टाइप के ये बार्बियन होते हैं वो भी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मोरल है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि इतना बड़ा जो नंबर होता है किसी भी सेना का मोरल डाउन करने के लिए काफ़ी है। और हम देखते हैं सामने की ओर जो कोबाल्ट होते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बार्बियन ने खतरनाक पंच मारते हुए उसे नॉकआउट कर देता है और ये और कोई नहीं रसेल ही होता है, जो कि फटाफट से सभी जो कोबाल्ट हो रहे हैं उन्हें मार जा रहा होता है। इससे हमें पता तो चल जाता है कि जो बार्बियन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका जो मोरल है वो हाई नहीं है। और हम देखते हैं कि मोरल डाउन होने के कारण अपने आप की जो पावर है उसको कम आंकते हैं और इसके कारण जो एनिमी उनके ऊपर हावी होने लगता है और फटाफट से वो मरने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो बहुत ही बड़ा ट्रोल होता है उसने काफ़ी सारे बार्बेरियन को हरा दिया होता है और इनका नंबर ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे बार्बेरियन को सराउंडिंग घेर करके उनके साथ एक साथ अटैक वो करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो 3 कोबाल होते हैं वो यहाँ पे रसेल के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो रसेल भी बड़े गुस्से के साथ उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनका आउट नंबर होने के कारण वो भी वहाँ पे पिटाई है वो खाने लगता है। इधर हम एक ट्रोल को देखते हैं जिसने कि एक बार्बेरियन को पकड़ रखा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो उसे दे मारता है और ऑन द स्पॉट ही जान से मार डालता है। ये सब देख करके जो गंथर है वो बोलती है, बॉस आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जो रिचल होता है वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और सारे एरिया को देख रहा होता है और वो यहाँ पे गंथर से एक है ना स्पेयर है वो मांगता है। तो जो गंथर वो स्पेयर देते हुए बोलती है, बॉस आप है ना एक स्पेयर से इतने सारे एनिमियों को नहीं मार सकते, आखिर आप कितने स्पेयर है वो फेंकेंगे? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है वो अपना पोज़ लेते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर राइट टारगेट को अगर हरा दिया जाए तो बाकी जो एनिमी है वो वैसे भी हार जाती है। फिर हम देखते हैं जो रिचर्ड होता है अपना पोज़ लेते हुए अपने ना एक खतरनाक स्किल को एक्टिवेट करते हुए भाले के अंदर फायर वो लगा देता है, जो कि यहाँ पे है ना गंथर को भी सरप्राइज़ वो कर देती है और अपनी पूरी फोर्स लगाते हुए उस फायर वाले स्पेयर को सामने की ओर फुल रफ्तार से फेंक देता है, जिससे कि जो ट्रोल मोस्टर होता है उसका सिर ही ब्लास्ट हो जाता है और ऑन द स्पॉट ही वो ट्रोल में मार जाता है। और जैसे ये जो आर्मी होती है देखती है कि इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीममेट वो मारा गया, तो इनका क्या ही होगा? तो उनके अंदर अफरा-तफरी मच जाती है। जो भी है ना जेकास की टीम होती है वो भागने लगती है डर करके, उनके बीच में हड़कंप मच जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं कि भागो, भागो अब हम लोग इनसे नहीं जीत सकते। लेकिन जो चीफ होता है उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि एक जो भाला है वो उनके इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को कैसे वो मार सकता है। वो अपने टीममेट को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उनके अंदर पहले ही भगदड़ मच चुकी होती है, कोई भी उसकी बात है वो नहीं मान रहा होता। तभी जो रिचर्ड है वो बोलता है कि बस यही सही टाइम है, हमने एक बड़े बंदे को हरा दिया,
अब इनका जो मोरल है वो डाउन हो गया है। तभी जो बारबेरियन है वो देखते हैं कि उनके बॉस ने एक ही वाले के अंदर ट्रोल को मार डाला है, तो उनका मोरल भी हाई है वो होने लग जाता है। वो समझ जाते हैं कि जो सामने वाली एनिमी है वो बड़े ही कमज़ोर है, चाहे ये लोग तादाद में ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन इनके अंदर कोई भी दम नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो 3 जेकास रेसेल को मारे होते हैं, तो रेसेल भी अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए तीनों जेकाल को एक साथ हराने वो लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे की ओर से जो ट्राइब लीडर होता है वो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन और यहाँ पे रेसेल के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता है कि वो इसे रोक पाए। लेकिन तभी पीछे से एक भाला आकर के उसके सीने को चीर देता है और यहीं पे जो जेकाल ट्राइब होता है उसकी मौत है वो हो जाती है। और ये भाला किसी और ने नहीं, रिचर्ड ने ही फेंका होता है। और यहाँ पे इतने अच्छी भाला फेंकने की स्पीड को देख करके रिचर्ड भी बड़ा हैरान होता है कि बॉस ने तुम्हें फिर से बचा लिया। तभी हम देखते हैं जो रिचर्ड होता है अपने जो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड होता है उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि अब उनके ट्राइब का लीडर मारा गया है, तो अब हमें फटाफट से इस फाइट को फिनिश करना होगा, सभी एनिमी को मार डालो। और तभी हम देखते हैं कि अब फटाफट से जो पासा है वो पलटने लगता है, जहाँ पे पहले रिचर्ड की सेना हार रही थी, अब उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो फटाफट से एनिमी को मारने लगते हैं। तभी जो है ना गंतर है वो बोलती है, अब मुझे समझ में आया कि बॉस यहाँ पे ऊपर क्यों खड़े थे, ताकि इन्हें चारों ओर का है ना व्यू अच्छे से मिल जाए और ये अपने भाले को अच्छे से है ना सामने वाले एनिमी के बंदे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मार पाए। तभी जो रिचर्ड है वो बोलता है कि जैसे ये कहावत है, अगर हमें बैंडियों को हराना है तो सबसे पहले उनके जो सरदार है उन्हें मार डालो। जब उन्हें कोई ऑर्डर करने वाला नहीं होगा तो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई मोरल है वो नहीं बचेगा और उन्हें फिनिश करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इधर हम गोब्लिन को देखते हैं, गोब्लिन काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है और अपनी एनर्जी को रीच करते हुए बोलता है कि तुम लूजर कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने मामूली से इंसान होकर के हमें हरा दोगे? हम इस काम को करते हुए काफी समय हो गया और हम बड़ी आराम से अपनी जो ताकत है वो जुटाते हुए तुम लोगों को मार देंगे। माना हमारी जो आधी सेना है वो हार गई, लेकिन आधी सेना अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो जो रिचर्ड है वो बोलता है, अच्छा तब मुझे समझ में आया, तुम गोब्लिन चीफ हो और पक्का तुम्ही ने ना इस अटैक को प्लानिंग है वो किया होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता लोगों के ऊपर इस प्रकार से अम्बुश करने के कारण आसपास की किसी भी टेरिटरी लॉर्ड को पता चलेगा तो वो अपनी है ना पावर को लेकर ही तुम्हारे ऊपर अटैक है वो कर देगा। तो ये सुनने के बाद में जो ट्राइब लीडर होता है वो बोलता है कि दूसरे जो रेस आकर के मेरे ऊपर हमला करेंगे, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो सबसे नजदीक के अंदर फोर्ट्रेस है वो है हाई माउंटेन फोर्ट्रेस और उसके ऊपर कोबाल्ट का कब्जा है, जो कि ये काफी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर है, जिसके है ना डिफेंस करना आसान है और अटैक करना मुश्किल है। उन्होंने कोबाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने कैस्टल को छोड़ करके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ सके या हमारे साथ वॉर है वो कर सके और हमारी लूट को चुरा सके। अब ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा इतनी इंपॉर्टेंट जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है मुझे देने के लिए, और तुम्हारी शुक्रिया के बदले में तुम्हें रिवार्ड के अंदर अपनी जो ड्रैगन स्लेयर है वो देना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइब चीफ होता है वो प्रिपेयर हो जाता है बैटल के लिए, लेकिन पलक झपकते ही हम देखते हैं कि ट्राइब चीफ के यानी जो ग्लोबल चीफ होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। मतलब इस बात से हमें पता चल जाता है कि जो रिचर्ड है काफी ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ये ना यहाँ पे गोब्लिन देखते हैं कि उनका ट्राइब चीफ मारा गया, तो उनका मोराल है वो डाउन होने लगता है और वो सभी लोग वहां से डर के भागने लगते हैं। तभी जो गंथर है सभी बारबेरियन को ऑर्डर देती है कि उन सभी को एलिमिनेट कर दो और जिनको कैप्चर किया जा सके उन कैप्चर कर लो। और फिर हम देखते हैं कि इधर जो रिचर्ड है वो सिस्टम को देखता है कि लगभग जो सभी बारबेरियन है वो उनका एक एक लेवल अप है वो हो चुका है। सिस्टम के लेवल अप करवाने के कारण यहाँ पे जितने बारबेरियन होते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। तो ये जो बारबेरियन है यही सोचते हैं कि ये पक्का उस मैजिकल पिल का असर होगा जो कि बॉस ने उन्हें दी थी। इसका मतलब जो मैजिकल पिल है वो वाकई में काम करती है। बारबेरियन बड़े ही खुश होते हुए बोलता है कि ये जो बैंडेज है इनके पास काफी अच्छे स्टाफ है, काफी अच्छे वेपन है, अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमें काफी अच्छे है ना दाम इनके मिल जाएंगे। तभी एक जो बंदा है वो 2 ट्रोल को लेकर के आता है, तो इन्हें मारने का ना देख करके रिचर्ड ये सोचता है वैसे भी एक घोड़ा है वो मारा जा चुका है, तो इन्हें भी घोड़े की तरह काम में वो लिया जा सकता है। तो इनका आपसे नाम हो जाएगा, इन दोनों की मार्शल पोजीशन है वो दी जाती है, एक का नाम हैंग और दूसरे का नाम हांग है वो रखा जाता है। तभी हम देखते हैं जो गंथर होती है अपने पास से किसी प्रकार का मैप वो लेकर के आती है, जो कि उसे ना इन बंदों से प्राप्त हुआ होता है। तो जो रिचर्ड है उस मैप को देखने लगता है और कुछ पल सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होने वाला है हाई माउंटेन फोर्ट्रेस। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रोल होते हैं वो आराम से है ना घोड़े की जगह काम कर रहे होते हैं, पीछे आराम से जो रिचर्ड है वो बैठा होता है और वो है ना मैप के अंदर ज्योग्राफी निरीक्षण है वो कर रहा होता है और वो सोचता है कि ये जो ट्रोल है उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, अगर इसी स्पीड पे चलते रहे तो हम जल्दी हाई माउंटेन जो फोर्टेस्ट है वहां पहुंच जाएंगे। और वो फिर अपने सिस्टम को देखता है तो उसके अंदर सभी प्रकार की नॉलेज होती है, उसकी पावर कितनी है, उसके पास किस प्रकार के वेपन है, उसके पास किस प्रकार के बंदे हैं। तो सोचता है कि जो मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट है वो सिस्टम के अंदर मुझे बोनस है वो मिला है और मुझे अपग्रेड भी मिला है, लेकिन मेरी जो शॉप ऑप्शन है वो अभी तक ओपन है वो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपनी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है उसे बढ़ाना चाहिए और भाला फेंकने की जो तकनीक है उसे बढ़ाना चाहिए। और जो रिचर्ड है वो सोचता है कि वेपन चलाने की जो एक्यूरेसिटी है वो है ना यहाँ पे मैं अगर एक्चुअल कॉम्बैट करूँ तो भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो कॉम्बैट पावर है उसके साथ ऐसा नहीं है। कॉम्बैट पावर के लिए मुझे सिस्टम के ऊपर निर्भर हो रहना पड़ता है, मेरे पास किसी भी प्रकार का मैजिकल टैलेंट है वो नहीं है, तो मेरे को ना हैंड टू हैंड कॉम्बैट के ऊपर निर्भर हो रहना होगा। और मेरी जो करंटली स्ट्रेंथ है वो 10 इंसानों की ताकत के बराबर है, एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी बहुत ज्यादा
मस्कुलर इंसान है वो बन जाऊँगा और वो इसको कर लो। वैसे भी तुमने 2 दिन हो गए फाइट करते हुए और चलते हुए, तो तुम्हें भी नहा लेना चाहिए, अपने आप को फ्रेश कर लेना चाहिए और आराम से रिलैक्स वो करो और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कोई भी बंदा पी के वो कर लेगा। मैं इन लोगों के ऊपर नज़र रखूँगा, तो तुम रिलैक्स होकर के आराम से अपनी जो बात है वो रेस्ट है वो कर सकती हो। अब ये सुनने के बाद जो गंथर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फिर उस पॉड के अंदर ना बात करने के लिए चली जाती है और वो काफ़ी अच्छे से अपनी जो है ना रेस्ट होती है उसे एन्जॉय कर रही होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा है और आ रहा होता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है नाइट के अंदर और हम देखते हैं कि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फाइनली यहाँ पे जो रिचर्ड और उसकी टीम है वो हाई माउंटेन फोर्ट्रेस के पास में पहुंच जाती है और जब रिचर्ड सामने की ओर देखता है उस क्रिस्टल के, तो वहाँ पे कोबाल्ट टाइप के बंदों ने ना कब्जा कर रखा होता है। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि ये लोग तो बड़े कमजोर होंगे और इधर हम देखते हैं कि जो रसेल होता है वो बोलता है कि हम लोग अटैक करके इन्हें एक ही बार में एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अब इनके अंदर कॉन्फिडेंट आ चुका होता है, क्योंकि इन्होंने अपने से 5 गुना बड़ी आर्मी को हराया होता है। तो इनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है कि इन जो कमजोर से कोबाल है उन्हें तो बड़े इजीली वो हरा देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है वो भी होल्ड बैक नहीं करता है और बोलता है कि ठीक है, डिले करने की जरूरत नहीं है, तो तुम फटाफट जाकर के इन सभी को एलिमिनेट है वो कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उस कैस्टल के अंदर पे जो लोड होता है इस कैस्टल का, वो एक बिल्ली के साथ कुछ है ना काम कर रहा होता है, इंजॉयमेंट कर रहा होता है और पप्पे-दप्पे ले रहा होता है। तभी गेट तोड़ते हुए जो रिचर्ड है वहाँ पे अंदर की ओर आ जाता है और इस कारण से उन दोनों का जो रोमांटिक सीन होता है उसमें खलल पड़ जाती है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। और जो लोड होता है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पे आ गए, तो वो अपने गार्ड को बुलाने की कोशिश करता है कि गार्ड आकर के इन दोनों को एलिमिनेट है वो कर दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बारबेरियन आता है और बोलता है कि बाहर के जितने भी कोबाल्ट थे, हमने उनका टेक केयर है वो कर लिया है। ये सुनने के बाद में जो ये कोबाल्ट लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसके तोते ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से के साथ बोलता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी आर्मी के ऊपर हमला करो, तुम्हें ये पता नहीं मेरे ना बहुत सारे ब्रदर यहाँ पे आस-पास में ही रहते हैं। अगर तुमने एक बार मुझे टच भी कर लिया तो वो मेरे ब्रदर मिलकर के तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम हमेशा याद है वो रखोगे। और जैसा कि हमें पता है जो रिचर्ड है किसी प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं है और वो बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो चलो ऐसा ही करते हैं। और हम देखते हैं अगले ही पल उसे उल्टा है वो लटका दिया जाता है। अब यहाँ पे जो ये कोबाल्ट लीडर है वो समझ जाता है और वो बोलता है कि ये मेरी गलती थी, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगता हूँ। तो यहाँ पे जो रिचर्ड है वो बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो जो कोबाल्ट लीडर है वो बोलता है कि ये मेरी गलती थी, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, तो मैं आप लोगों से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, मुझे माफ़ कर दो। तो जो रिचर्ड होता है वो गंथर को बोल देता है कि फटाफट से इसको ना फ्री कर दो और हम देखते हैं कि अगले ही पल जो गंथर उसे रिलीज़ कर देती है और जो ये कोबाल्ट लीडर होता है वहाँ से तुरंत भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो गुस्से के साथ पीछे पलट के देखता है और मन के अंदर सोचता है कि आज तुम लोगों ने मेरी जो इंसल्ट की है इसका बदला मैं पक्का तुमसे लेकर के रहूँगा। तभी जो रसेल है वो बोलता है कि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट है वो नहीं की थी कि जो हाई माउंटेन फोर्ट्रेस है उसे हम इतनी इजीली ऑक्यूपाई है वो कर लेंगे। तभी जो गंथर है वो बोलती है कि ये जो कोबाल है बहुत ज़्यादा यूजलेस थे, वरना हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना है वो करना पड़ सकता था। तभी जो रिचर्ड है वो बोलता है कि मैंने जो सारा लेआउट है वो चेक कर लिया है, ये जो जगह है हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, सफिशिएंट है, हम सभी लोग से अब यहाँ पे अपना जो बेस कैंप है वो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हम सभी लोगों के रहने के लिए और काफ़ी एरिया खाली पड़ा है। इतना ही नहीं, ये कैस्टल काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है और सामने का एरिया बहुत ज़्यादा फ्लैट है, तो हम एनिमी को काफ़ी दूर से आते हुए नोटिस है वो कर सकते हैं। फिर कुछ समय बाद में हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एक मीटिंग रूम के अंदर, जहाँ पे जो रिचर्ड होता है एक मैप सामने की ओर रखता है और पहली उनकी जो वॉर मीटिंग है या फिर बैटल मीटिंग है उसे स्टार्ट है वो करता है। ये देख कर के उसके पास में खड़ा हुआ जो बारबेरियन है वो बोलता है, क्या हमें इतनी जल्दी फाइट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो जो रिचर्ड है वो बोलता है कि जो ये हाई माउंटेन फोर्ट्रेस है, तुम ही सोचो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है, तो यहाँ पे अटैक करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है और डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस कैस्टल के अंदर ही पानी का एक अच्छा रिसोर्सेज है, मतलब ओवरऑल ये जो कैस्टल है काफ़ी अच्छी लोकेशन के अंदर और काफ़ी गुड एक बेस है वो बन सकता है। फिर भी यहाँ पे जो कोबाल्स है उनका कब्जा था, तो तुम ही सोचो आखिरकार उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग है वो पावर नहीं थी, फिर भी तो भी उनके पास इतने अच्छे कैस्टल के ऊपर कब्जा था। इसका मतलब यहाँ के सराउंडिंग के आस-पास उसके काफ़ी अच्छे एलाई या ब्रदर है वो हो सकते हैं, तो पक्का अपनी जो ट्रूप इकट्ठा करके हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेगा। ये सुनने के बाद में जो रसेल है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात थी तो हमने उसे जाने क्यों दिया? हम पहले ही है ना उसका ध्यान रख लेते ताकि वो हमें फ्यूचर के अंदर किसी प्रकार की ट्रबल है वो नहीं देता। और अगर अब क्या होगा कि वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ट्रूप लेकर के हमसे रिवेंज लेने के लिए आता है, क्योंकि हमने वैसे भी उसे यहाँ से जाने वो दे दिया है। तभी जो रिजल्ट है वो बोलता है कि हमने यहाँ पे वेपन और जो इक्विपमेंट है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे है वो स्पेंड है वो किए हैं। अब समय आ चुका है कि हम है ना बहुत सारे जो पैसे है वो कमाएँ। ये बेटर रहेगा कि हम बार-बार अटैक करने की बजाय उन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने दें और फिर उन लोगों के ऊपर एक साथ अटैक है वो करें, ताकि हम सभी एनिमी को एक ही अटैक के अंदर वाइप आउट है वो कर दें। और हम देखते हैं कुछ ही दिनों के अंदर वो सभी लोग उस हाई माउंटेन जो फोर्ट्रेस होता है उसके अंदर सेटल है वो हो जाते हैं। तभी जो है ना गैंथर है वो बोलती है, बॉस आखिर हमें कितने दिन हो गए यहाँ पे इंतजार करते हुए, तो आखिर उन बैंडियों ने हमारे ऊपर किसी प्रकार का मूव है वो क्यों नहीं किया? क्या वो अब फाइट करने के लिए हमारी ओर नहीं आएँगे?
तो जो यहाँ पे रिचर्ड है वो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हो। हमें है ना हर काम को आराम से तसल्ली से वो करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बारबेन आता है और वो बोलता है, बॉस आपकी है ना न्यूज़ एकदम राइट थी। तभी हम देखते हैं जो रसेल होता है बाहर की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि हमें बाहर की ओर एक जो ट्रूप है वो दिखाई गई है और जो कि हमारे ऊपर स्नीक अटैक है वो कर सकती है। ये सुनने के बाद में जो यहाँ पे रिचर्ड होता है बड़े कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा होता है कि समय आ चुका है हमें पैसे कमाने का, चलो चलते हैं और चल करके उनके ऊपर अटैक करते हैं। फिर बायनोकुलर की हेल्प से जो रिचर्ड है वहाँ की लोकेशन है वो देखता है, तो जो गोब्लिन है वो अपना टेंट लगा करके आराम से सो रहे होते हैं। ये देख कर ये बोलता है, क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं और फिर भी बिना किसी चिंता के वहाँ पे सो रहे हैं। क्या इन्हें लगता है कि हम इनके ऊपर अटैक वो नहीं करने वाले? और रिचर्ड फिर मन के अंदर सोचता है कि ये पक्का इन गोब्लिन को उस कोबाल ने ही बुलाया होगा। चलो ये एक अच्छी बात है, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं इस हाई माउंटेन फोर्ट्रेस के ऊपर अपने अधिकार को और भी अच्छे तरीके से पेश है वो कर सकता हूँ, ताकि कोई और बंदा मेरे पे जल्दी से अटैक करने की हिम्मत है वो ना कर सके। फिर जो रिचर्ड है अपने सभी मेंबर्स को बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जो यहाँ पे स्पेशल टीम है गेंतर की वो मेरे साथ चलेगी और बाकी के जो तुम लोग हो वो यहीं रुकोगे और जो फोर्ट्रेस है उसे है ना गार्ड है वो करोगे। और यहाँ पे जो रिचर्ड है वो गंथर को बोलता है कि चलो गंथर हम लोगों को ये बैटल है वो जल्दी खत्म वो करनी होगी। तो जो गंथर है वो भी इस बात के लिए तैयार है वो हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो तंबू के अंदर सभी जो गोबलिन होते हैं बड़े आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गंदर होती है एक टेंट के अंदर जाती है और वहाँ पे जो गोबलिन सो रहा होता है उसे ऑन द स्पॉट ही मार देती है। लेकिन उसके मरने के कारण उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है वो बाकी गोबलिन को उठा देती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो रिचर्ड की आर्मी होती है वो फटाफट से उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको फटाफट मार रही होती है, उनको संभलने का मौका भी है वो नहीं दे रही होती। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बारबेरियन है एक टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इन्हें देख करके है ना जो रिचर्ड है वो सोचता है कि जो बारबेरियन है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली ताकतवर होते हैं, लेकिन उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो टीम के अंदर काम कर सके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि उन्हें इस प्रकार से ट्रेन करना ताकि वो टीम के अंदर काम कर सके। अगर उनकी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाना है और उन्हें टीम के अंदर काम कराना है तो उसकी जो ताकत की कल्पना हम नहीं कर सकते कि वो बंदे कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएँगे। और हम गंतर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को काफ़ी अच्छे से लीड वो कर रही होती है और अपनी टीममेट को इंस्ट्रक्शन है वो दे रही होती है कि उन्हें किस प्रकार से अटैक वो करना है। हमें पता चलता है कि टीम के रूप में ये काम करने के कारण ये एलाइड ट्रोप्स है वो बन जाती है, जिसके कारण जो सिस्टम है उन्हें अलग से जो बूस्ट है, पावर बूस्ट है वो देता है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बन जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो रसेल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और बोलता है कि वाक़ई में यार ये सभी तो लूज़र्स हैं। इन्हें हराने के अंदर तो कोई भी मज़ा है वो नहीं है। इसका बोलना ही होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो ज़मीन है वो वाइब्रेट है वो करने लगती है और ज़मीन के अंदर से कुछ बाहर की ओर आने लगता है। और हम देखते हैं ज़मीन के अंदर से एक बहुत ही खूंखार जो गोब्लिन है वो निकलता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो नज़र आ रहा होता है। इसे देख कर के जो रसेल है वो पहचान जाता है और बोलता है ये तो ड्रेका गोब्लिन है और सभी लोग इसे पहचान जाते हैं कि ये जो गोब्लिन है ये कोई नॉर्मल गोब्लिन नहीं है। इसके सींग निकले हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे ड्रेका गोब्लिन है वो बोला जाता है क्योंकि ये जो गोब्लिन होता है इसके पास ड्रैगन की ब्लड लाइन होती है, जिसके कारण इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा के अंदर पावर होती है। और इधर हम देखते हैं कि वो जो ड्रेगा गोब्लिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो एक धाड़ मारता है, जिससे कि हम देखते हैं ज़मीन के अंदर से धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर और भी गोब्लिन वो निकलने लगते हैं और चारों ओर से इन बारबेरियन को घेरने लगते हैं। तभी जो गंथर है वो बोलती है कि बॉस आपको बड़े ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है हमारे खिलाफ है वो हो सकती है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल है वो रहना होगा। तभी तो ड्रेगा गोब्लिन है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा बाहर आने का समय हो चुका है जायंट बीस्ट। तो हम देखते हैं जो ज़मीन है वो फिर से क्रैक वो होने लगती है और वहाँ से एक और जायंटिक जो बीस्ट है वो निकल के आता है। और ये बीस्ट दिखने के अंदर पेंगुलिन टाइप का होता है। इसे देख कर के सभी जो बारबेरियन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये बंदा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, अब इसके पास इस प्रकार के राइडिंग बीस्ट आ चुका है जो कि और भी ज़्यादा खूंखार है। तो सभी लोग सोचते हैं वाक़ई में ये सभी तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेका गोब्लिन होता है वो बोलता है कि तुम लोनली क्रीचर, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस प्रकार से अपना दिखावा वो करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरा सामना वो कर सकते हो? मेरे सामने तुम तुच्छ प्राणी हो। मैं ड्रैगन बल का ड्रैगोनिक गोब्लिन, मैं तुम सभी को आज फिनिश करके वो रहूँगा। अभी जो गंथर को उसकी और भी ज़्यादा बकवास बातें वो नहीं सुननी होती, तो अपने पास जो स्पेयर होता है वो सामने की ओर फेंक देती है अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो स्पेयर उस बीस्ट के लगता है तो उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आती है और वो वहीं पे टूट जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये देख कर के तो गंथर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तभी जो ड्रैगो गोब्लिन है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो जायनेटिक बीस्ट है उसकी तुम खाल को पेनिट्रेट वो कर पाओगी, वो भी इस नॉर्मल से भाले की हेल्प से? ये कभी भी नहीं हो सकता। तुम तुच्छ से कीड़े हो। मुझ जैसे जो ड्रैगन ब्लड लाइन का वॉरियर ड्रैगो गोब्लिन के सामने तुम हो ही क्या? आज तुम इस चीज़ का स्वाद है वो चखो। तो यहाँ पे जो गंथर होती है उसके पास कोई भी चारा नहीं होता अपने आप को बचाने का, तो वो वहीं पे खड़ी रहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से बीच में जो रिचर्ड है वो आ जाता है, यहाँ पे जो गंथर है उसे बचाने के लिए और अगले ही पल जाकर के उस बीस्ट का एक पैर है वो पकड़ लेता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बीस्ट भी नोटिस कर लेता है और अपने पैर को छुड़ाने के लिए अपने पैर को झटका देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है अपनी पूरी पावर लगाते हुए उस बीस्ट को हवा के अंदर उठा करके दूर एकदम बहुत ही ज़मीन पे फेंकता है और हम देखते हैं ये प्रेशर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ऑन द स्पॉट वो बीस्ट मारा जाता है।
ये देख कर के जितने भी गोब्लिन होते हैं, उनके तो छक्के वो छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो रिचर्ड है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे जो रसेल होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज़ होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था उनका जो लीडर है, वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेको गोब्लिन होता है, वो मरा नहीं होता। वो बोलता है कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, तुम ये चीज़ कैसे कर सकते हो? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है, वो उसका मज़ाक उड़ाते हुए बोलता है कि अरे तुम तो अपने आप को नोबल ड्रैगन ब्लड वाला बोल रहे थे, तो आखिरकार तुम ये ज़मीन की धूल है वो क्यों चाट रहे हो? क्या तुमने अपना मन है वो बना लिया है कि तुम मुझे सिलेंडर है वो करोगे? तो हम देखते हैं कि वो जो गोब्लिन होता है, अपने पास का जो वेपन है वो उठाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस प्रकार का मज़ाक वो करने की? मैं कभी भी सिलेंडर वो नहीं करूँगा, चाहे मैं मारा ही क्यों ना जाऊँ। और ये कहते हुए वो अपना वेपन का यूज़ करते हुए यहाँ पे जो रिचर्ड है उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए बढ़ता है। और जो रिचर्ड होता है उस अटैक को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, और फिर एक जो फिस्ट होता है वो उस गोब्लिन के मार डालता है। और हम देखते हैं कुछ समय के अंदर ये जो बैटल ग्राउंड होता है लाशों का एक ढेर बन जाता है, और फिर से एक और जो बैटल होती है, यहाँ पे जो रिचर्ड है वो जीत लेता है और बोलता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो बैटल है मैं जल्दी खत्म है वो करूंगा। अब ये फाइट खत्म होने के बाद में जो रिचर्ड होता है ये चेक करता है कि जो सिस्टम है उसे क्या रिवार्ड देने वाला है। और पीछे हम देखते हैं जो बारबेन सोल्जर होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये दोनों जो एक्स है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अब से ये मेरी होने वाली है। और वो चेक करता है कि यहाँ पे जो उनके वॉरियर है उनका लेवल अप कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, लेकिन इस बार जो गंथर है उसका भी लेवल अप है वो हो चुका होता है, वो अब लेवल 2 पे पहुंच गई होती है। और रिवार्ड के रूप में एक जो पॉइंट है वो मिला होता है। इस पॉइंट को देख करके जो रिचर्ड है वो सोचता है कि मुझे ना ये एक पॉइंट उसकी ताकत के अंदर एड कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं पीछे जो गंथर है वो आती है, और उसके हाथ में बहुत सारी चेन होती है, और वो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट करने के लिए आई होती है, और उसने सारा जो लूट का सामान होता है वो ले लिया होता है, और साथ ही में उसने एक बहुत ही बड़े उस बीस्ट को भी कैप्चर वो कर रखा होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बताती है, बॉस देखो मैंने फाइनली जो लूट है उसे हासिल वो कर लिया है। और एक जो बंदा है एक बॉक्स ओपन करके बताता है, बॉस लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इन लोगों के पास सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन ही है और बाकी सिल्वर के कॉइन है। तो ये सुनने के बाद जो रिचर्ड है वो बोलता है, लगता है कि इन लोगों का भी बहुत ही है ना बुरा समय वो चल रहा था। तभी जो यहाँ पे जो गंथर है वो बोलती है कि बॉस आखिर हमें इस चीज़ के साथ क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। इसे देख कर जो रिचर्ड है वो बोलता है कि ये जो बीस्ट है बड़ा ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी मना करने लगता है कि मुझे खाओ मत। तो हम देखते हैं कि जो रिचर्ड उसके पास जाते हुए बोलता है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो, तो अब से मैं तुम्हारी राइड है वो करूँगा, और तुम्हारा नाम होगा विंड चेसर, और तुम कभी भी है ना डिसओबे करने की हिम्मत है वो मत करना, वरना उसी दिन मैं तुम्हें ना पका कर ही खा जाऊँगा और सभी लोगों को भी खिला दूँगा। और यहाँ का काम खत्म होने के बाद में जो गंथर है वो बोलती है कि बॉस यहाँ का काम खत्म हो चुका है, चलो चलते हैं, चल कर के पार्टी वो करते हैं। और हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है उस विंड चेसर की सवारी करते हुए जा रहा होता है, और अपने सिस्टम चेक करता है, तो उसके अंदर जो शॉप का ऑप्शन होता है वो अनलॉक हो चुका होता है। तो उसके शॉप के अंदर अभी है ना एक स्पेयर आ रखा होता है, जिसका है ना 800 दिनार प्राइस होता है। अब ये देख कर के रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि आखिर वो है ना इस चीज़ की पेमेंट वो कैसे करेगा? क्योंकि उसके अकाउंट के अंदर तो ज़ीरो बैलेंस है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो परचेज़ पे क्लिक करता है, तो उसके हाथ में जो कॉइन होते हैं वो डिसअपीयर है वो होने लगते हैं, और दूसरे हाथ के अंदर एक बहुत ही लाजवाब जो स्पेयर है वो आने लगता है। और वाक़ई में ये जो स्पेयर है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इस प्रकार से यहाँ पे रिचर्ड को समझ में आ जाता है कि आखिर उसे शॉप से शॉपिंग है वो किस प्रकार से करनी है। और जैसे जो गंथर ये चीज़ देखती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और सोचती है वाक़ई में हमारे जो बॉस है उनके पास स्पेशल मैजिक यूज़ करने की भी ट्रिक है। तभी जो रिचर्ड है वो किसी प्रकार की मूवमेंट को है ना महसूस कर लेता है, उसे सुनाई दे जाता है, और वो बोलता है कि आस-पास किसी प्रकार की कोई मूवमेंट है वो हो रही है क्या? तो जो रसेल है वो बहुत ही दूर देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी दूर पर एक जो जेकास का ग्रुप नज़र आ रहा है, और वो शायद किसी को लूटने की कोशिश है वो कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड होता है वो भी अपने बायनाकुलर का इस्तेमाल करते हुए सामने की जो परिस्थिति है उन्हें देखने की कोशिश वो करता है, और वो देखता है कि एक बहुत ही बड़े सामान ले जाने वाले दल को है ना इन बंदों ने घेर करके रखा होता है, और उन्हें लूटने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। और इस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे रिचर्ड को ज़्यादा देर नहीं लगती है, और बोलता है लगता है कि इस बार की ये जो कैवरी आई है ये बहुत ज़्यादा अमीर होने वाली है, इसलिए इन जेकाल ने इनके ऊपर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर अटैक वो किया है। एक्चुअली ये ऐसा एरिया था जहाँ पे दूर-दूर तक कोई भी लोड नहीं था, और सबसे नज़दीक में हाई माउंटेड फोर्ट्रेस था, जहाँ के कोबाल का कब्ज़ा था, और वो कभी भी इनके ऊपर आकर के अटैक वो नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो बैंडिट संख्या थी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तो वो अक्सर यहाँ पे अलग-अलग ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो यहाँ पे राहगीर गुज़रते थे, या जो मर्चेंट गुज़रते थे, या फिर कोई भी पर्सन गुज़रता था, तो उन्हें पूरी तरह से लूटने की कोशिश वो करते थे। अभी जो गंतर है वो पूछती है, बॉस आपका क्या ख़्याल है? क्या हम लोग उनकी मदद करने के लिए ये किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है वो करने वाले हैं क्या? तो जो रिचर्ड है वो बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये जो केवरी है कोई ऑर्डिनरी केवरी है वो नहीं होने वाली, और वैसे भी ये हमारा पहला ट्रेड है वो होने वाला है, और जो यहाँ का लोड बनने के बाद में मेरी ये पहली छाप है वो होगी, तो अच्छी तो होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के अंदर ये मेरे बिजनेस को और अच्छे से चलाने के अंदर बहुत अच्छे से हेल्प है वो कर सकती है। और हम देखते हैं जो जेकाल्स का लीडर होता है वो उन लोगों को बोलता है, जल्दी से तुम्हारे पास जितनी भी मनी है और जो भी रिसोर्स तुम लेकर के आए हो वो यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये हम लोगों की टेरिटरी है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो डरते हुए और नर्वस होते हुए बोलता है कि हम लोग है ना वोया ट्रेडिंग कंपनी से बिलोंग है वो करते हैं, अगर तुम लोगों ने हमें टच करने की कोशिश की तो जो इंपीरियल आर्मी है वो है ना तुम्हें जिंदा है वो नहीं छोड़ेगी।
तो ये सुनने के बाद में सभी जो जेकाल्स हैं वो हँसने लगते हैं और जो उनका लीडर है वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इम्पीरियल आर्मी है उससे डरेंगे? आखिरकार हम लोग बैंडीज़ है बैंडीज़, आखिरकार बैंडीज़ को किसी का भी कोई डर है वो नहीं होता। और वो फिर अपने सभी बंदों को अटैक करने के लिए बोल देता है, तो वो सभी लोग है ना अटैक वो करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जो जेकाल है यहाँ पे इस ओल्ड मैन के पीछे भी है ना अटैक वो कर देता है, जिससे कि वो ज़मीन के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो परिस्थिति को समझ जाता है और बोल देता है कि तुम्हें जितनी मनी चाहिए मैं दे दूँगा, बस हमारी जो लाइफ़ है उनको छोड़ दो। लेकिन अब जो जेकाल होता है वो अपना मन बदल देता है और बोलता है अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तुम्हें माफ़ी की भीख को देने के लिए। अब तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई भी हक है वो नहीं है। और हम देखते हैं वो जेकाल उस ओल्ड मैन को मार पाता उससे पहले ये खतरनाक स्पेयर आकर के उस जेकाल की छाती के आर-पार हो जाता है और वो जेकाल वहीं पे मर जाता है। अब इतना खतरनाक स्पेयर अटैक देख करके सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं। वो जेकाल हुआ, ओल्ड मैन हुआ और जितने भी जेकाल के सबॉर्डिनेट होते हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि इतना खतरनाक अटैक आखिरकार किसने कर दिया। और हम देखते हैं कि ये अटैक और किसी ने रिचर्ड ने किया होता है जो कि दूर से देखते हुए बोलता है वाक़ई में ये जो स्पेयर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वह जो निशाना एकदम सटीक बैठा है और अटैक का जो डैमेज है वो भी लाजवाब है। और इधर हम देखते हैं जो गंतर होती है अपने लोगों को लेकर के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और बोलती है किसी भी बंदे को जिंदा है वो मत छोड़ना। अब इस प्रकार की उम्मीद यहाँ पे ना जेकास को नहीं थी कि उनके पीछे से भी किसी प्रकार का अटैक हो जाएगा, तो वो लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। और इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि एकदम रिलैक्स पेड़ के नीचे बैठा होता है और सोचता है कि इस बार इन जेकास के साथ मैं अपने बंदों को फाइट वो करने दूंगा और मैं उनकी कोई भी हेल्प वो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बैटल के लिए प्रिपेयर हुए या नहीं। तो हम देखते हैं कि इसकी आर्मी उनके साथ लड़ रही होती है और जो यहाँ पे गंथर है उन सभी को लीड कर रही होती है और वो बोलती है कि 2 टीम के अंदर बच जाओ, एक लेफ्ट से जाओ, एक राइट से जाओ। और यहाँ पे एक्चुअल में जो रिचर्ड है वो हेल्प इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अगर इन बारबेरियन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इन्हें फॉर्मेशन के अंदर लड़ना सीखना होगा और किस प्रकार से टीम स्पिरिट होती है उनका यूज करना होगा, क्योंकि आर्मी के लिए सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन। अगर यहाँ पे ये लोग ये चीज सीख जाते हैं तो भविष्य के अंदर ये मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है वो बन सकती है। और ये जो जेकाल है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इन बारबेरियन के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये अगर इन्हें भी हैंडल वो नहीं कर पाएंगे तो आखिर ये कौन सी आर्मी के सामने टिक पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लास्ट में सिर्फ 2 ही जेकाल बचते हैं, तो एक जेकाल वहाँ से भागने की कोशिश वो करने लगता है। तो दूसरा जेकाल वो बोलता है कि आखिर तुमने ना फिगर आउट किया कि नहीं किया, ये बंदे कौन है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, तुम आखिर यहाँ से भाग क्यों रहे हो। तो जो दूसरा जेकाल होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं जो है ना अलायंस बनी हुई थी गोब्लिन ट्रोल और जेकाल्स की, और जो बैंडेज को लूटा करते थे, और उस अलायंस के बंदों को जिन्होंने एलिमिनेट किया था वो ये बंदा ही था, क्या आप तुम इस बंदे को पहचाने। तो ये सुनने के बाद में वो बंदा बड़ा ही नर्वस हो जाता है और बोलता है क्या तुम कहीं उस बंदे की तो बात नहीं कर रहे हो, वो बंदा कि जो एक नोबल लॉर्ड है और पता नहीं कहाँ से अचानक से इस एरिया के अंदर आ गया। अब ये सुनते हैं तो वो दोनों भी ना इस प्रकार की परिस्थिति समझ जाते हैं कि वो कभी भी इस बंदे के सामने जीत नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे ज़मीन के अंदर क्रैक है वो आने लगता है और अचानक से जो यहाँ पे विंड क्रेसर होता है वो निकल के आता है और इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों को भी बड़े आराम से मार आउट डालता है। और इधर जो रिचर्ड होता है इस फाइट को बड़े आराम से देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है कि जो मेरी आर्मी है उसने बड़ी आराम से इन जेकाल को हरा दिया इंडिपेंडेंटली और मेरी कोई भी हेल्प है वो नहीं ली। वाकई में मेरी जो आर्मी काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को मैनेज वो करना सीख गई, क्योंकि मेरी आर्मी को इस बार कोई ज़्यादा डैमेज का सामना भी नहीं करना पड़ा है और बिना कैजुअलिटी के बड़ी आराम से ये हमने वॉर है वो जीत ली है। तभी हम देखते हैं जो रसेल है वो लास्ट जो बैंडेज है उसे मारते बोलता है कि जो लास्ट बैंडेज था मैंने उसे भी मार गिराया है। और हम देखते हैं कि वो जो मर्चेंट होते हैं वो अपने आप को मोबिलाइज करते हैं, उनमें से एक जो प्रीस्ट है वो आगे की ओर आता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया था वॉरियर, मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार की आगे भविष्य में चल करके नुकसान है वो ना हो। जो रिचर्ड है वो सीधी बात करता है एक्चुअली अगर तुम मेरे लिए दुआ ही करना चाहते हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे कुछ मनी है वो एक्सचेंज के अंदर दे दो जिससे कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर ये जो एहसान किया है उसका रीपेमेंट के रूप में हम लोग ले लेंगे। अब प्रीस्ट को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो रिचर्ड है ना इस प्रकार का ऑफर वो करेगा। और हम देखते हैं पीछे से एक जो लेडी है उसकी आवाज आती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट वो किया था कि जो एक ग्रीडी नोबल मैन होता है वो इसी प्रकार के जॉब की उम्मीद है वो की जा सकती है। और हम देखते हैं कि ये लड़की बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और दिखने के अंदर एल्फ वो दिख रही होती है और वो बोलती है कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और फ्रेंड्स आप भी मुझे रिचर्ड की तरह है ना जो सुपर चैट है वो करके खुश है वो कर सकते हैं। बैक टू स्टोरी लाइन, तभी जो वो एल्फ होती है बग्गी से उतर करके रिचर्ड के सामने आती है और अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देती है और बोलती है कि मैं जो वोया ट्रेडिंग है उसे बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम एनी है। और वो तभी देखती है अपना जो बॉडीगार्ड सबोर्डिनेट होती है उससे पूछती है रूटो क्या तुम ठीक हो। तो जो रूटो होता है वो बोलता है कि मिस एनी मैं एकदम ऑल राइट हूँ। और फिर एनी रिचर्ड को शुक्रिया करती है कि तुम्हारा शुक्र अदा तुम अपनी ट्रॉप को लेकर के हमें अपनी इच्छा से बचाने के लिए आए, तुम्हारे ही कारण हम सभी लोग यहाँ पे सेफ हैं। तो हम देखते हैं जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि जो मेरी ट्रॉप है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है और ये जो जेकाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा कच्चा सामान या वीक लोग थे जो कि हमारे सामने वो नहीं कर सकते थे। इनका तो हमारे सामने मेंशन करना ही हमारी जो आर्मी है उसकी बेइज्जती होगी।
और इधर हम रेचल को देखते हैं, वो मनी इवन सोचता है कि वाक़ई में ये बंदा बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें वो कर रहा है। लेकिन कभी भी इस बंदे ने जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके अंदर हमारी बढ़ाइयाँ हैं वो नहीं की। लेकिन आज यहाँ पे ये बड़ी-बड़ी बातें वो कर रहा है। तभी जो एनी होती है, उसे अभी तक रिचर्ड का नाम पता नहीं होता, तो वो बोलती है कि मेरे लॉर्ड, क्या आप हमारी हेल्प वो कर सकते हैं क्या? तो ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड है वो बोलता है, क्या? तुम्हारी हेल्प? आखिर तुम्हें किस प्रकार की हेल्प वो चाहिए? तो जो एनी है वो अपने क्रू मेंबर को और इशारा करते हुए बोलती है कि जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही भारी नुकसान है वो हुआ है। हमारे बहुत सारे जो मेंबर है या तो इंजर्ड हैं या फिर मारे गए हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग कैवरी बची है उसका यूज करते हुए इस ट्रेडिंग ऑर्डर को कंप्लीट है वो नहीं कर सकते। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग यहाँ से निकलने से पहले आपके यहाँ पे ना थोड़ी देर रुक करके आराम है वो कर सकें और हमारे जो रिइंफोर्समेंट है उसके आने का इंतजार वो कर सकें और आपको इस चीज़ से कोई तकलीफ है वो नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है वो बड़ा ही कैलकुलेटिव इंसान होता है और वो बोलता है कि तुम मेरी जगह पे रुक सकती हो, उसमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं है। लेकिन मेरा जो पैलेस है वो इतना चीप नहीं है। वहाँ पे सोने और रहने का जो बेड और साथ ही साथ खाने का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई लेवल पे है, हाई लेवल का है, जो कि एक नॉर्मल सिटी के अंदर भी नहीं मिलता। तो ये सुनने के बाद में जो एनी होती है वो बोलती है कि हम लोग पैसे और वेपन को एक्सचेंज करके पेमेंट है वो देना चाहेंगे और हमें ना इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। और तभी जो एनीए बोलती है, रूटो उस चीज़ को बाहर की ओर निकालो। तो हम देखते हैं रूटो किसी चीज़ को कवर करके लेकर के आता है और वो बोलता है कि यस मिस एनी। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस कवर को हटाया जाता है तो वहाँ पे एक बॉल टाइप का कोई आर्टिफैक्ट वो निकलता है। इसे देख कर के रिचर्ड भी सरप्राइज़ होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता ये क्या होता है। तो वो पूछ लेता है कि मिस एनी आखिर ये है क्या? तो जो एनी होती है वो बोलती है कि तुम केयरफुली इस चीज़ को देखो और हम देखते हैं कि वो उस बॉल को हवा के अंदर फ्लोट कर देती है जिससे कि उसका जो थोड़ा साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और किसी प्रकार के सिग्नल या वेव है वो भेजने लगता है। और जो एनी वो बताने लगती है कि एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल है जिसका यूज़ करते हुए हम हमारे जो ट्रेडिंग हाउस है वहाँ पे एक मैसेज भेज सकते हैं ताकि वो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ सके। और इस प्रकार से कम्युनिकेशन करता देख करके जो रिचर्ड है वो भी बड़ा ही हैरान होता है और वो बोलता है कि मिस एनी, क्या इस प्रकार से तुम अपने जो हाउस है, ट्रेडिंग हाउस है, उससे कम्युनिकेशन वो कर सकती हो, तो आखिर जो तुम्हारा रिइंफोर्समेंट है वो कितने टाइम में आ जाएगा? तो जो एनी है वो बोलती है कि लगभग उन्हें यहाँ पे आने में 3 दिन लगेंगे क्योंकि जो हमारी कोरियन सिटी है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। और इतनी बातें काफ़ी होती है रिचर्ड को ये समझने में कि ये जो ऑर्डिनरी कैवरी है वो नहीं है। मतलब इन लोगों के पास दबा कर के पैसा है और इस बार मैं जो बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ उसके अंदर मुझे बहुत ही अच्छी इनकम है वो होने वाली है। तो जो रिचर्ड है वो फिर एनी को बोलता है कि आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रिचर्ड है और मैं इस हाई माउंटेन फोर्ट्रेस का लॉर्ड हूँ और मैं कभी भी उन लोगों को रिफ्यूज़ है वो नहीं करता जो कि फ्रेंडली होते हैं और वो मन में सोचता है जिन लोगों के पास पैसे होते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो एनी है वो बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब हम तुम लोगों के टेक केयर के अंदर रहेंगे। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो कैस्टल होता है उसकी ओर और हम देखते हैं कि अंदर की ओर जो रिचर्ड होता है सभी लोगों को देख रहा होता है और एनी अपने जो घायल और चोटिल बंदे होते हैं उनका ट्रीटमेंट कर रही होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग मारे भी जा चुके होते हैं और एनी अपने पास से किसी प्रकार का पोशन निकालती है और किसी चीज़ की प्रकार की मेडिसिन बनाते हुए बोलती है, रूटो ये जो पोशन है सभी घायलों को दे दो। तो जो रूटो है वो भी है ना सभी घायलों को ये जो मेडिसिन है वो देने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो मेडिसिन होती है रिचर्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित है वो कर लेती है। तो वो सिस्टम के अंदर इस चीज़ को देखने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है ये पक्का कोई लेजेंडरी हीलिंग पोशन होगा। तो जो सिस्टम है वो बताता है कि आपका जो लेवल है वो बहुत ही कम है इसलिए आपको स्टोर के अंदर ये आइटम उपलब्ध नहीं है। ये एक हाई लेवल के जो विजार्ड है उसने उसने पर्सनली किसी ब्लेसिंग का यूज़ करते हुए इस दवा को बनाया है और इस चीज़ को आप बाय है वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके इफ़ेक्ट ये हैं अगर आप ये किसी इंजर्ड पर्सन को देंगे तो वो जल्दी हील है या क्योर है वो हो जाएगा। अगर इसके डोज़ को 10 गुना स्ट्रॉन्गर रूप के अंदर यूज़ किया जाए तो कोई मरने की कगार पे व्यक्ति भी ज़िंदा है वो हो सकता है। और जहाँ तक बात है इसकी प्राइस की तो ये 50,000 दिनार का है पर बोतल। अब ये सारी ख़ासियत जान कर के जो रिचर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो कैवरी है कोई भी ऑर्डिनरी कैवरी है वो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे रिचर्ड को पूरी तरह से पता नहीं होता कि ये जो ट्रेडिंग कंपनी है किस प्रकार की है और कितनी है ना ज़्यादा वेल्थी है, लेकिन ये आइडिया लगा लेता है पोर्शन से और उनके रहन-सहन के बर्ताव से। और हम देखते हैं इसी प्रकार से नाइट है वो हो जाती है और एक जगह पे है ना रूटो और एनी खड़े होते हैं और एनी है वो बोलती है क्या तुमने सारी कैजुअलिटी है वो कैलकुलेट है वो कर ली है? तो जो रूटो है वो बोलता है कि हाँ, मैंने जो सारी कैजुअलिटी है और जो सारी चीज़ें हैं वो चेक कर ली है। हमारा जो गुड्स है और जो सेट्स वगैरह हैं उनके अंदर कोई भी कमी है वो नहीं है। लेकिन हमारे ग्रुप के आधे से ज़्यादा बंदे या तो इंजर्ड है या फिर मारे गए हैं।
ये सुनने के बाद में जो एनी है, जो मारे गए लोग होते हैं उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएँ वो करने लगती है। तभी जो रूटो है वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात थी और हम लकी थे कि जो रिचर्ड है वो हमें बचाने के लिए आ गया। वरना यहाँ पे जो मरने वालों की संख्या है वो और भी ज़्यादा हो सकती थी। हम लोग इस चीज़ को इमेजिनेशन भी है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो कैज़ुअल्टी है ये बहुत ज़्यादा हेवी है वो होने वाली थी। अब ये सुनने के बाद में जो एनी है वो रूटो से पूछती है कि आखिरकार तुम रिचर्ड के बारे में क्या सोचते हो? वो किस टाइप का बंदा है? तो जो रूटो है वो बोलता है, मेरी नज़र के अंदर जो रिचर्ड है वो एक बहुत ही महान लॉर्ड है। जब हम लोग जेकाल को फेक्स कर रहे थे, उनका स्नीक अटैक फेक्स कर रहे थे, तो उसमें इस प्रकार की सिचुएशन आ गई थी कि हम अगले ही पल हारने वाले थे। क्योंकि उस पल के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे और हमें इस प्रकार के अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद है वो नहीं थी। लेकिन अचानक से आई हेल्प और जो रिचर्ड की ट्रूप थी, उन्होंने पूरी जो सिचुएशन है वो ही बदल दी, पूरी बैटल को ही चेंज ओवर कर दिया। उनकी टीम के अंदर जो बंदे थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ लड़ रहे थे और कुछ ही सेकंडों के अंदर उन्होंने इतने बड़े ग्रुप को बड़ी आराम से डिफीट है वो कर दिया। और मुझे तो ये भी डर है कि हमारे जो मशीनरी सोल्जर है वो भी इनका सामना है वो नहीं कर सकते। तभी जो एनियो बोलती है कि हम लोग सर्वाइव कर गए, हमें इस बात के लिए उसका शुक्रगुजार है वो होना चाहिए। और हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है रिचर्ड की ओर, जो कि बैठे बैठे सोच रहा होता है कि उसकी जो कैवरी के अंदर सोल्जर है वो वेल इक्विपमेंट है, जिससे कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पास ही के अंदर जो बाकी टीममेट होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये वेपन मेरा है, ये वेपन मेरा है। और उनको देखते हुए जो रिचर्ड है वो सोचता है, लेकिन इस बार जो कैवरी के आर्मर थे उनके लिए मुझे पे है वो नहीं करना पड़ा। और इतना ही नहीं, जो सिस्टम है उसने भी मुझे रिवार्ड के अंदर जो फ्रेड बैटल एक्स है वो गिफ्ट के अंदर दी है। अब मेरी जो ट्रोप है उनकी जो ग्रोथ चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर के जो गंतर है वो आती है और वो बोलती है, बॉस बाहर की ओर बहुत ही कुछ बड़ा है वो घट रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड होता है बड़ा एक क्लेम होता है और बोलता है कि जो गंतर तुम इतनी ज़्यादा पैनिक वो क्यों हो रही हो? आखिरकार ऐसा क्या हो गया? और वो बोलती है कि अभी-अभी हमने एक लार्ज नंबर के अंदर आर्मर्ड ग्रुप को देखा है जो जो कि आधे इंसान और आधे घोड़े टाइप के मॉन्स्टर है और वो हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद में जो रिचर्ड है वो भी सरप्राइज़ होता है और वो बोलता है, क्या आधे इंसान, आधे घोड़े, किस प्रकार के मॉन्स्टर होंगे वो? और हम देखते हैं सामने की ओर बहुत सारे है ना जो सोल्जर है वो बढ़ रहे होते हैं, जो आधे इंसान दिख रहे होते हैं और आधा शरीर उनका घोड़े का होता है। और एक बहुत ही बड़ी ट्रूप इस बार जो रिचर्ड है उसके कैस्टल की ओर बढ़ रही होती है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे, सुपर चैट भी कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में जो बैकअप चैनल दिया गया है उसे सब्सक्राइब कर देंगे। टेलीग्राम और जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी जॉइन कर लेंगे। इंस्टा आईडी में है वहाँ पे भी फॉलो है वो कर लेंगे। तो मुझे लगता है बार-बार इन चीज़ों को कहने की आवश्यकता है वो नहीं होगी और आप लोग अपने आप से इन चीज़ों को कर लेंगे। और अगर ये जो सीरीज़ पसंद आएगी और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं जल्दी इसका अगला पार्ट है वो लाने की कोशिश करूँगा। अगर रिस्पॉन्स कम आया तो मैं इस सीरीज़ को बड़ा ही जल्दी ड्रॉप है वो कर दूँगा, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत है वो लगती है और क्योंकि आगे चल कर के और भी बहुत सारे कैरेक्टर है वो होने वाले हैं, जिससे कि इसमें कन्फ्यूज़न होने का भी डर रहता है। तो इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उतना रिस्पॉन्स है वो नहीं आता, तो मुझे है ना मजबूरन इस सीरीज़ को ड्रॉप है वो करना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आखिरकार आप इस सीरीज़ को चाहते हैं या नहीं। तो इसी उम्मीद में है कि मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।